दोस्तों एंशियंट इंडिया के इस सीरीज में सबसे पहले हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। लेकिन इससे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन को देखा था। हम लोगों ने प्री हिस्ट्री की बात की थी और उसके बाद हम लोगों ने हिस्ट्री की भी बात की थी। प्री हिस्ट्री में कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है, हिस्ट्री में रिटन रिकॉर्ड होता है। इन दोनों के बीच का एक पीरियड होता है जिसे हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। ये एक तरीके का ट्रांजिशनल फेज है जिसमें जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको डिसाइफर अभी तक नहीं किया गया होता है। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो इसी कैटेगरी में बिलोंग करता है, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में बिलोंग करता है। दोस्तों स्टोन एज की हम लोगों ने बात की थी। इससे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था थॉमसन। इन्होंने क्या किया था, ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन किया था जिसमें इन्होंने स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और उसके बाद आयरन एज के बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया था। अभी जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो ये ब्रॉन्ज पीरियड होगा। स्टोन एज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। इसके अलावा स्टोन और ब्रॉन्ज के बीच में एक तरीके का ट्रांजिशन भी हम लोगों ने देखा था जिसको हम लोग चाल्को लिथिक फेज कहते हैं, जिसमें चाल्को का मतलब कॉपर और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। कॉपर प्लस स्टोन मिलके जो पीरियड बनता है उसे हम लोग चाल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं, है ना। और इसके बाद आता है ब्रॉन्ज एज। दोस्तों स्टोन एज के क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने पढ़ा था पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक, और इसके बाद सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे जो चीज़ आप देख रहे हो ये एक तरीके का ओवरलैप है ना। तो यहाँ पे चाल्कोलिथिक पीरियड था और उसके बाद हम लोग सिविलाइजेशन पे मूव करेंगे, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के बारे में पढ़ा था, कैसे पैलियोलिथिक पीरियड में ही फायर का यूज शुरू हो गया था और ये जो व्यक्ति है होमो इरेक्टस, इसने पूरी दुनिया घूमना शुरू कर दिया और यही कारण था जो इसके स्कल्स जो हैं, उसके फॉसिल्स जो हैं, वो जगह जगह मिलना शुरू हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने रेशियल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ स्टोन टूल्स के बारे में पढ़ा, किस तरीके से रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट गार्डनिंग कर रहे थे और इनके पैर से ये हैंड एक्स टकरा गया था, जो कि हैंड एक्स जो था वो था पैलियोलिथिक पीरियड का, ठीक है। दोस्तों पैलियोलिथिक पीरियड के क्लासिफिकेशन को भी हम लोगों ने, फेजेस को भी हम लोगों ने देखा था, लोअर, मिडिल और अपर। ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखी हैं इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और हम लोगों ने देखा जो किस तरीके से अपर पैलियोलिथिक पीरियड में होमोसेपियंस यानी कि मॉडर्न मैन, ठीक है, उनका इमरजेंस हुआ, ठीक है। उसके बाद एचुलियन इंडस्ट्री की बात करें तो पहला स्टैंडर्डाइज्ड स्टोन टूल मेकिंग ट्रेडिशन था। दोस्तों नर्मदा मैन के बारे में पढ़ा, जो किस तरीके से नर्मदा मैन मतलब ये स्कल जो है वो हमें नर्मदा घाटी में जाके मिला। किनको मिला, तो अरुण सोनाकिया को मिला था। और ये एक तरीके का रिवोल्यूशनरी फेज था, खासकर एंथ्रोपोलॉजी के मामले में। देखा था हम लोगों ने ऑस्ट्रिच किस तरीके से पैलियोलिथिक पीरियड में हमारे यहाँ पाया जाता था। पाटने महाराष्ट्र में पहली बार ऑस्ट्रिच देखने को मिला। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के बारे में पढ़ा जो ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2003 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया। और वीएस वकानकर, वक्का वक्का, इस तरीके से मैंने आपको याद कराया था, ठीक है। ये सारे के सारे पैलियोलिथिक साइट्स हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने मीसोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ा था और देखा था सबसे बड़ा इवेंट यहाँ पे हुआ था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, MES यानी कि मीसो। और फिर माइक्रोलिथ्स जो होते हैं, यहाँ पे आपको जो स्टोन्स जो थे वो टाइनी हो गए थे, ठीक है। और आइस एज का खत्म होता है और ग्रासलैंड जो होता है वो स्प्रेड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट नियोलिथिक एज की बात की थी हम लोगों ने। ये एक तरीके का नियोलिथिक रिवोल्यूशन था। अब जो टूल्स बन रहे थे वो हाईली पॉलिश्ड थे, जिसका एग्जांपल था सेल्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते थे। जो हैंड एक्स था वो किस तरीके से अब ये सेल्ट की शक्ल ले लेता है। पॉटरी भी इसी के समय में आया था, न्यूलिथिक रिवोल्यूशन के समय में ही आया था। एग्रीकल्चर, सेटलमेंट, ये सारे के सारी चीज़ें न्यूलिथिक पीरियड के समय में ही आया था। ये सारी की सारी जो चीज़ें हाईलाइटेड मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कश्मीर के बुरजा होम में हम लोगों ने पिट ब्यूरियल्स के बारे में बात किया था। ये सारे के सारे स्टोन एज के साइट्स हैं। इसके बाद हम लोगों ने चालकोलिथिक एज की बात की थी और कॉपर एज उसके बाद अराइव हो जाता है। दोस्तों कॉपर एज जो है ना, ठीक है, ये एक तरीके का ट्रांजिशन फेज है। इसके बाद आपको सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे पहले कल्चर देखने को मिलेगा। कल्चर कॉपर एज के समय में ही कल्चर, OCP कल्चर्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और कल्चर का ही बड़ा रूप है सिविलाइजेशन, ठीक है, जो हम लोग अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सबसे पहले समझते हैं जो आखिरकार सिविलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। देखो सिविलाइजेशन का मतलब होता है
सभ्यता, हिंदी में सभ्यता, आप सिविल है मतलब सभ्य है, ठीक है। सिविलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। अब यहाँ पे सोसाइटी का रोल आपको सामने आ रहा है, ठीक है। अब लोग एक तरीके से सोसाइटी में हायरार्की बना के रह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, यहाँ पे आपको अर्बन डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट की मिसाल पेश की गई थी। यहाँ पे आपको ग्रिड लेआउट, जो कि अर्बन डेवलपमेंट का सबसे बेस्ट फीचर माना जाता है, ग्रिड लेआउट देखने को मिलता है, ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जो बहुत ही बेहतरीन अपने समय में माना जाता था। हाउस जो होते थे ग्रिड लेआउट में वो रेक्टेंगुलर पैटर्न के होते थे, इस तरीके से हाउसेस तैयार किए जाते थे। ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस, देखो गवर्नेंस की बात करें तो पहली बात आपको दिमाग में ये रखना है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई राजा महाराजा नहीं हुआ करते थे, ठीक है। और जब राजा महाराजा नहीं थे तो कोई कॉइन भी नहीं था, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे चलता क्या था, सबसे पहली बात, यहाँ पे जो लोग रूल करते थे, ठीक है, वो थे आपको मर्चेंट, ठीक है, बनिया लोग थे। और यहाँ पे कॉइन नहीं था लेकिन सील जरूर था फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और यही सील जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सील है वो डिफरेंट कंट्रीज में जाके मिला, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सोशल हायरार्की की बात करें तो यहाँ पे एक तरीके का सोशल हायरार्की तो देखने को मिलता था, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लिए था। कहने का मतलब जो भी टाउन्स हुआ करते थे वहाँ पे आपको अपर टाउन और लोअर टाउन इस तरीके से हुआ करता था। अपर टाउन जो होता था जिसको हम लोग सीटाडेल कहते हैं, ठीक है, सीटाडेल। और लोअर टाउन जो कि बेसिकली रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए होता था, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, क्वाइनेज नहीं था, कॉइन नहीं था, ठीक है, लेकिन वेट एंड मेजर्स जरूर था, ठीक है। 16 डेसिमल पे तोला जाता था चीज़ों को, मतलब 16, 60, 32, 64 इस तरीके से ये आगे बढ़ता था, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉइन तो नहीं था लेकिन बार्टर सिस्टम को फॉलो किया जाता था, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। कल्चरल एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं तो आर्ट, राइटिंग एंड रिलीजन, ठीक है। शुरुआत करते हैं रिलीजन से। देखो रिलीजन, यहाँ पे रिलीजन तो था लेकिन मंदिर नहीं था, नो टेम्पल, ये आपको दिमाग में रखना है। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं थी, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, पूछ देंगे जो इसमें से ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें नहीं थी, आपको इसमें से करेक्ट और या फिर इनकरेक्ट बताना है। जैसे आपने आपको 2 या 3 स्टेटमेंट दे दिया, उसमें सिंपल पूछ देंगे जो इसमें टेम्पल था, नहीं टेम्पल बिल्कुल नहीं था। आपको 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे, पूछेंगे इसमें आयरन था, नहीं आयरन बिल्कुल नहीं था, आयरन इसका नेक्स्ट फेज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नेक्स्ट फेज है, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रॉन्ज देखने को मिलता है। ब्रॉन्ज जो है, जिसमें कॉपर जो है, वो तो हम लोगों ने देख लिया था किस तरीके से चालकोलिथिक पीरियड से ही हम लोगों ने निकालना शुरू कर दिया था, कहाँ से, तो राजस्थान और मलंजखंड, है ना। उसके अलावा अफगानिस्तान से हम लोग टिन लेके आए थे और इसके बेसिस पे हम लोग ब्रॉन्ज बनाते थे। राइटिंग की बात कर लेते हैं। देखो हमें पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट तो मिला था लेकिन उसको हम लोग अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए, ठीक है। डिसाइफर नहीं कर पाए का मतलब उसको पता नहीं लगा पाए जो एक्चुअली में वो स्क्रिप्ट क्या कहना चाहता है। लेकिन एक चीज़ तो हमें पता चलती है, जो ये बोस्ट्रोफेडन इन नेचर है। कहने का मतलब ये हुआ, जो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से लिखा गया है। अब ये कैसे पता चला होगा, तो देखो मान लो ये पिक्टोग्राफ है, इस तरीके से आपने कुछ चीज़ें बनाई, कुछ सिंबल बनाया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने दूसरा सिंबल बनाया और वो कहीं ना कहीं पहले वाले सिंबल पे ओवरलैप हो गया। तो जब आप देख रहे हो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा, जो पहले राइट वाला आया उसके बाद लेफ्ट वाला आया, है ना। तो राइट टू लेफ्ट आप मूव कर रहे हो और फिर आगे जाके फिर आप इधर मूव करने लग जा रहे हो, मतलब कुछ भी पिक्टोग्राफ बना रहे हो, तो फिर आपका ओवरलैप जो है वो राइट साइड में होने लगा है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में ओवरलैप है और यहाँ पे अब राइट साइड में। तो इससे पता चलता है जो ये बोस्ट्रोफेडन इन नेचर है, मतलब बोस्ट्रोफेडन का मतलब ये हुआ, राइट टू लेफ्ट लिखा जाएगा और फिर लेफ्ट टू राइट लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो लिखावट होती है उसको बोस्ट्रोफेडन कहते हैं। हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, है ना। लेकिन बोस्ट्रोफेडन जो स्क्रिप्ट होती है उसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये तो रहा आपका छोटा सा ग्लिम्स इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो किस तरीके से ये सिविलाइजेशन के मायने पे खरा उतरता है। अब हम लोग बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में, ठीक है, या और भी हिस्टोरिक पीरियड के बारे में भी, ठीक है। देखो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। पहला साइट जो एक्सकेवेट हुआ था वो था हड़प्पा, ठीक है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और
किनने एक्सकेवेट किया था? तो दयाराम सहनी ने 1921 में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये अक्सर पूछा जाता है। अभी आपको ये सारी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है? जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको याद करा दूंगा, आप निश्चिंत रहें, आप चीज़ों को बस समझें पहले। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड की बात करें तो 2500 बीसी टू 1750 बीसी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है? जिसका मेच्योर फेज जो देखने को मिला वो मिला 2300 बीसी टू 1900 बीसी। अब ये जो पीरियड आप देख रहे हो, 1900 यहाँ पे है और 1750, यानी कि 150 साल का जो है पीरियड, जो है बीच का जो गैप है, यहाँ पे डिक्लाइन होना शुरू हुआ। डिक्लाइन के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? चलिए कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो ये है, आप मैप में देखो आप, ये है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है? जो कि इंडस रिवर के किनारे डेवलप हुआ, ऐसा कहा जाता है। फिर मेसोपोटामिया, ये जो सिविलाइजेशन है ये इराक में डेवलप हुआ और यहाँ पे दो महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ठीक है? फिर इजिप्ट की बात कर लेते हैं। इजिप्ट में नाइल नदी बहती है जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है? वहाँ का सिविलाइजेशन जो है वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन था। चाइना का येलो रिवर जो है, यहाँ भी सिविलाइजेशन डेवलप साथ साथ होना शुरू हुआ। लेकिन जब आप इमेज को देखोगे तो एक चीज गौर करोगे, इनमें से सबसे बड़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है? अब एक और बात, देखो जब पहली बार सिविलाइजेशन का पता लगा, हड़प्पा जब हम लोगों ने एक्सकेवेट किया, दयाराम सहनी ने जो एक्सकेवेट किया, तो इसका नाम रखा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ऐसा कन्वेंशन था, कन्वेंशन का मतलब होता है जो चीज़ें मानी जाने लगी। ऐसा कन्वेंशन था, जो कोई भी सिविलाइजेशन डेवलप होता है वो रिवर के किनारे ही डेवलप होता है। यहाँ पे इंडस रिवर जो था वो प्रोमिनेंट रोल में था। लेकिन फिर और भी साइट्स निकलने लगी, सामने आने लगी, ठीक है? और फिर पता चला जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडस के किनारे नहीं है, और भी जगह पे है, ठीक है? जैसे घग्गर रिवर, 70% साइट हमारे इंडिया में ये घग्गर रिवर के किनारे है, ठीक है? तो लोगों का भ्रम टूटा और इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन से हटा के हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा सिविलाइजेशन कर दिया गया। लोग अब हड़प्पा सिविलाइजेशन इसको बुलाते हैं। दोस्तों, अब जो हड़प्पा साइट्स हैं उसके डिस्कवरी के पीछे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग टाइमलाइन की सहायता से समझेंगे, ठीक है? देखो शुरुआत होती है चार्ल्स मैसन से। ये जो व्यक्ति है ना, ये सिविल इंजीनियर था। कहाँ पे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है? 1826 की बात है। ये पहुंचता है हड़प्पा, वहां पे जाके उसको दिखते हैं ब्रिक्स और कॉइन्स। फिर स्टोरी में आते हैं एलेक्जेंडर कनिंघम। ये थे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। 1853 में ये हड़प्पा पहुंचते हैं, लेकिन ये हड़प्पन साइट को मौर्यन पीरियड से लिंक कर देते हैं और इसको बुद्धिज्म से लिंक करने की कोशिश करते हैं, और ये इनका बहुत बड़ा मिस्टेक था, ठीक है? और उसके बाद आप देखो 1853 से कितना समय लग गया, 1921 की बात है। यहाँ पे दयाराम सहनी जाते हैं, वो हड़प्पा को एक्सकेवेट करते हैं, जो कि अभी पाकिस्तान में है हड़प्पा, ठीक है? और इस तरीके से पहला मेजर हड़प्पन साइट अनकवर होकर सामने आता है, और ये डेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद ठीक एक साल बाद राखल दास बैनर्जी मोहनजोदारो को एक्सकेवेट करते हैं, ये भी पाकिस्तान में है, ठीक है? और तब पता चलता है जो हमारे यहाँ अर्बन सिविलाइजेशन थी उस समय में, ठीक है? देखो पहला अर्बन सिविलाइजेशन जो था ना, वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हम अपने इंडिया में सेकेंड अर्बनाइजेशन की बात करेंगे तो वो था महाजनपदा, जो हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ठीक है? उसके बाद जॉन मार्शल, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। ये 1924 में डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है? इन्होंने ऑफिशियली इसका नाम घोषित किया इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है? इन्हीं को ऐसा लगा था जो अक्सर सिविलाइजेशन जो होती हैं वो नदियों के किनारे डेवलप होता है, ठीक है? इसलिए इसका नाम इन्होंने इंडस रिवर पे रख दिया। बाद में पता चला जो नहीं, और भी साइट्स हैं, और फिर पहले एक्सकेवेटेड साइट यानी कि हड़प्पा के बेसिस पे इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन कर दिया गया, ठीक है? मॉन्टिमर व्हीलर जो थे, ठीक है, इन्होंने हड़प्पा में फर्दर एक्सकेवेशन कैरी किया। पहले दयाराम सैनी किया, उसके बाद मॉन्टिमर व्हीलर ने कैरी किया, ठीक है? उसके बाद इन्होंने सिटी प्लानिंग्स एंड फोर्टिफिकेशन को एक्सकेवेट करके सामने लाया। उसके बाद इंडिया में 1947 के बाद इंडियन साइट्स कुछ डिस्कवर हुए, जिसमें थे कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, ठीक है? और आज के डेट में हमारे इंडिया का सबसे बड़ा साइट बन के आया है राखीगिरी, जो कि हरियाणा में है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? तो दोस्तों आपको एक चीज समझना होगा, जो सबसे बड़ा अगर आईवीसी का साइट पूछा जाए, ठीक है, और आपके ऑप्शन में दिख जाए मोहनजोदारो, ठीक है, तो दैट विल बी द राइट आंसर। लेकिन सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो राखीगिरी, जो कि हरियाणा में है, वो होगा आंसर, ठीक है? तो आपको सवालों पे जरूर ध्यान देना है। अब जरा इंडिया में या फिर
टोटल जितने साइट्स हैं उसके लेंथ एंड ब्रेथ की बात कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लेते हैं, तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट को समझना काफ़ी ज़रूरी है। और ये जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है ना, जैसे जैसे साइट सामने आती हैं ये बड़ा होता चला जाता है। जैसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये है मांडा, कहाँ पे है तो कश्मीर में है, ठीक है। और ये चिनाब रिवर के किनारे है। पहले कहाँ पे था तो देखो रोपर पंजाब था, पहले था रोपर पंजाब, लेकिन फिर से एक्सकेवेशन हुआ और पता चला जो मांदा में भी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के छाप देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो फिर मांदा को घोषित किया गया जो कि कश्मीर में है। अभी के हिसाब से मांदा कश्मीर ही जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है आपका दैमाबाद। दैमाबाद अगर आपका नाम नहीं सुना सुना लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, जो यहीं पे विलेज कल्चर डेवलप होना शुरू हो गया था। नियोलिथिक फेज में पहली बार विलेजेस यहीं पे देखने को मिली थी। और ये प्रवर रिवर के किनारे है। प्रवर रिवर जो है वो गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो सुख्ता जेंडोर, ये है आपका बलूचिस्तान में। सुख्ता जेंडोर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, बस यही आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और ये कौन से रिवर के किनारे में है तो ये है डस्क रिवर के किनारे है, ठीक है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये है आपका हिंडौन, जो कि हिंडौन रिवर के किनारे उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ देते हैं जो इसमें से आपको कितना मेजरमेंट की बात करें, ठीक है, तो ईस्ट टू वेस्ट जो है वो है 1600 किलोमीटर्स का, ठीक है। और नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो 1400 किलोमीटर का, ये आपको पता होना चाहिए। देखो अगर मैच्योर फेज की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो ये इस तरीके का कुछ दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो क्याथा कल्चर, आहार, बनास कल्चर, जोधपुरा कल्चर, ये सारे के सारे चालकोलिथिक कल्चर हैं, ठीक है। यानी कि कॉपर फेज जो हम लोगों ने पढ़ा था, चालकोलिथिक फेज, उस समय के कल्चर हैं। और ये सारे के सारे जो हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। और ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही बड़ा नहीं है, यहाँ पे अफगानिस्तान का एक साइट है जिसका नाम है शोर्टुघाई, ठीक है। शोर्टुघाई जो है ये अफगानिस्तान का में है, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो दोस्तों इस लेक्चर के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है इसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में समझना है, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको कवर हो जाएंगे। दूसरा पार्ट जो है इसमें कौन सा साइट में क्या मिला क्या नहीं मिला, ठीक है, उसकी बात करेंगे हम लोग। और ये अक्सर याद नहीं होता है तो इसको हम लोग निमोनिक्स की सहायता से याद करेंगे। मैंने कोशिश की है आपको याद कराने की, उससे मुझे याद हो गया और आपको भी याद हो जाएगा और आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपको। बस आप एग्जामिनेशन से पहले एक बार इस नोट को देख लेना। दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत अगर कही जाए ना तो वो था उनका अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। ग्रिड सिस्टम फॉलो होता था, यानी कि घर जो बने होते थे वो इस तरीके से ग्रिड पैटर्न पे बने हुए होते थे, ठीक है। और ये एक तरीके का मॉडर्न आर्किटेक्चर माना जाता था। इसके अलावा सिटाडेल एंड लोअर टाउन देखने को मिलता था। देखो ये ऊपर में आपका सिटाडेल है, ये वाला जो इलाका है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज होता था, ठीक है। और ये रहा आपका लोअर टाउन, ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होता था। ये जो आप देख रहे हो ना इसको कहते हैं ग्रेट बाथ। कहाँ पे देखने को मिलता है तो ये मिलता है मोहनजोदारो में। अभी याद मत करो, ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, याद करने की जरूरत नहीं, मैं करा दूंगा, ठीक है, अच्छे से याद करा दूंगा, नहीं भूलोगे, ठीक है। अब ये जो ग्रेट बाथ है ना वो किस लिए यूज होता था तो ये बेसिकली रिचुअल्स के लिए यूज होता था, ठीक है। तो यानी कि रिचुअल्स में लोग बिलीव करते थे, ऑल्दो टेम्पल्स नहीं थे लेकिन रिचुअल्स तो थे, ठीक है। ग्रेट बाथ्स की बात करें तो ये इसको ना मतलब अब इसका पानी के लीकेज को रोकने के लिए इसको बिटुमिन से पेंट किया गया था। यहाँ पे डायमेंशन भी कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। दोस्तों डायमेंशन तो ऐसे इसी चीज़ों को पूछते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। जो आप भी आश्चर्य करोगे ये भी पूछ देते हैं। वैसे आप ग्रेट बाथ की डायमेंशन की बात करें तो ये मोहनजोदारो में जो साइट मिला था ग्रेट बाथ यहीं पे है ये 11.88 इंटू 7.01, ठीक है। डेप्थ की बात करें तो 2.43 मीटर, ठीक है। अब आते हैं ग्रेनरीज पे। तो मोहनजोदारो में आपको सबसे बड़ा ग्रेनरी मिला था जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। और इसका अगर डिपिक्शन तैयार किया जाए तो वो कुछ इस तरीके का दिखता होगा, ठीक है। और ये लार्जेस्ट ग्रेनरी है। याद जैसा कि मैंने आपको बताया मैं करा दूंगा, आप चिंता मत करो। हड़प्पा में भी ग्रेनरी देखने को मिलता है। ये था आपका 12 रूम ग्रेनरी, 6 इन अ रो, 6 इधर से और 6 इधर से, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखो ड्रेनेज जैसा कि हम लोगों ने देखा अर्बन प्लानिंग में जो किस तरीके से ग्रिड सिस्टम हाउसिंग के लिए पैटर्न फॉलो किया जाता था, ड्रेनेज सिस्टम इनका इतना एडवांस था जो सबसे पहले ड्रेन्स तैयार किए जाते थे और उसके बाद घर तैयार किया जाता था ताकि कनेक्टिविटी जो हो
वो बनी रहे अच्छे तरीके से, हर घर जो हो वो ड्रेन से कनेक्टेड हो। ड्रेन्स कैसे आपको दिख रहे हैं? कवर्ड, कवर्ड दिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें मैन होल भी होता था, जिससे लोग साफ इसको जिसको समय समय से इसको साफ कर सकें और इसका मेंटेनेंस कर सकें। इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जो इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम फॉलो होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है, तुमने अगर चावल उगाया तो तुम मुझे चावल दोगे, ठीक है, और मैंने गेहूं उगाया तो मैं आपको गेहूं दूंगा। तो ये एक तरीके का एक्सचेंज सिस्टम होता है, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो देखो, एग्रीकल्चर जो है वो नियोलिथिक फेज से ही स्टार्ट हो गया था, और ये तो अपने आप में एक सिविलाइजेशन है, यहाँ तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे वीट, बार्ली, कॉटन, पहली बार हम लोगों ने ही कॉटन उगाया उगाया था, अगर हम लोग अपने आप को आईवीसी से रिलेट करके देखें तो, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेट करके देखें तो। और ग्रीक जो था, ग्रीक जो थे वो इसको सिंडोन बुलाते थे, सिंध नदी के पार में ये उगाया जाता था, इसलिए इसको सिंडोन बोला करते थे, ठीक है। फिर राइस का भी एविडेंस मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कहाँ पे? तो लोथल में। और एक और साइट है रंगपुर, पास में ही है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ये रहा, आप मैप में देखो, ये रहा लोथल, ठीक है, जो एक तरीके का डॉक सिटी था, और यहीं पे है रंगपुर। तो लोथल और रंगपुर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो भी आपको दिख जाए कंसिडर कर लेना। इरिगेशन की बात करें तो बेसिकली ये लोग फ्लडिंग पे निर्भर करते थे। जो इंडस रिवर का जो फ्लड आता था वो एक तरीके से इनके खेत को इरिगेट करता था और फर्टाइल सॉइल लेके आता था, और इसी बेसिस पे ये लोग खेती किया करते थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हर तरीके के कैटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ चीजें रेयर हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स। हॉर्स कहाँ पे देखने को मिला था? तो एक ही एविडेंस है सुरकोतदा में। सुरकोतदा कहाँ पे है? तो सुरकोतदा मैप में देखो, यहाँ पे है, गुजरात में है, ये रहा धोलवीरा है, उसके ठीक नीचे में सुरकोतदा है, और यहीं पे रण ऑफ कच्छ है। अब इसकी एक बहुत ही मस्त कहानी है। मस्त कहानी ये है, जो भी इनको बोन्स मिले थे ना हॉर्स के, ठीक है, सबसे पहली बात, हिस्टोरियंस का ये मानना है, जो हॉर्स जो थे वो अरब देश से आए थे, ठीक है, अरेबियन कंट्री से आए थे। इंडिया में से इनका कोई लेना देना नहीं है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब एक ही जगह हॉर्स मिला था, ठीक है, और उसके बाद कुछ साइंटिस्ट जो थे वो कह रहे थे जो बेसिकली ये हॉर्स नहीं थे, ठीक है। अब रण ऑफ कच्छ में एक इंडिजीनियस स्पीसीज मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं वाइल्ड एस, मतलब गधे, ठीक है। तो कहा जाता था बेसिकली ये गधा था, लेकिन इस पे विवाद है, डाउट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा जो हॉर्स के एविडेंस कहाँ पे मिले हैं, तो राइट आंसर इज सुरकोतदा। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सिमिलरली राइनोसोरस का ही एकमात्र जगह एविडेंस मिला है, वो है अमरी बालाकोट। अमरी बालाकोट, बालाकोट कश्मीर के पास वाला नहीं, यहाँ पे है अमरी, अमरी बालाकोट, जो जहाँ पे मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये रहा अमरी बालाकोट, ठीक है। अब यहाँ पे राइनोसोरस के एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा एलिफेंट, टाइगर वगैरह तो मिलते ही रहे हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है जो लॉयन के कोई सबूत नहीं मिले हैं, ऑल्दो ऑल्दो आपको लॉयन जो है वो गिर में, एकमात्र इनका हैबिटेशन यहाँ पे गिर में है, लेकिन कहा जाता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में लॉयन नहीं थे। चलिए ट्रेड की बात कर लेते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपको मैप यहाँ पे देखना है, ठीक है। ये कौन सा एज है? ब्रॉन्ज एज है। इसमें ब्रॉन्ज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉपर चाहिए। कहाँ से लेके आएंगे? तो खेतरी, राजस्थान से। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मलांज खंड है, वहाँ से भी आता है, ठीक है। उसके अलावा गोल्ड जो था, ठीक है, वो कर्नाटका से आता था, कोलार फील्ड से। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे, क्या ये गोल्ड से रूबरू थे? मतलब वर दे फेमिलियर रिगार्डिंग विद द गोल्ड? यस, द राइट आंसर इज यस, वो गोल्ड से फेमिलियर थे। कोलार जो माइन है ना, वहां से ही आता था, ठीक है। उसके बाद सिल्वर और लैपिस लुजुली, ठीक है, ये एक तरीके का पत्थर होता है, ठीक है, वो आता था अफगानिस्तान और ईरान से, ठीक है। कार्नेलियन हमारे सौराष्ट्र से आता था, गुजरात सौराष्ट्र है ना, वहां से आता था, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड किया जाता था। मेटल्स का बहुत ज्यादा डिमांड था हमारे यहाँ, पत्थरों के, ये जो पत्थर है, और उसके अलावा कॉटन, कॉटन का बहुत ज़्यादा डिमांड था, ठीक है। ये कॉटन आपको एक्सटर्नल ट्रेड में जाते थे। मेसोपोटामिया, ठीक है, वो हम हड़प्पन इसलिए कह रहा हूँ, मतलब इसको अगर इंडिया से रिलेट करके देखना हो तो उसको मेलुहा बुलाते थे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उसको मेलुहा बुलाते थे, ठीक है। और एक बहरैन जो है, जो जिसको दिलमन सिविलाइजेशन कहते हैं, वहाँ पे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स मिले थे, ठीक है। तो पता चलता है जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड था। अब रूट देखो कौन सा है, ठीक है। देखो,
एक तो है आपका ये लंबा वाला रूट, इस तरीके से हम लोग हिंदू कुश रीजन से होते हुए अफगानिस्तान होते हुए फिर ईरान, और इस तरीके से इराक होते हुए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन होते हुए, ठीक है, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इस तरीके से हम लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन तक जाते थे। ठीक है, एक और रूट था जो हम लोग बोट का इस्तेमाल करते थे, तो पर्शियन गल्फ का इस्तेमाल करते थे, इस तरीके से हम लोग जाते थे। तो ये दो ट्रेड रूट जो थे वो फ्लरिश हुए इसी समय में। चलिए क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, ये है ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन। टिन कहाँ से लेके आए थे? अफगानिस्तान से। कॉपर हमारे यहाँ खुद आता है, कहाँ से आता है? तो खेतरी माइंस और मलांजखंड। लॉस्ट वेस्ट वैक्स टेक्निक जो है, इसकी खोज इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान ही हो गई थी। और इसका एपिक एग्जाम्पल है ये डांसिंग गर्ल स्टैचू, कहाँ पे मिला था? मोहनजोदारो में। ठीक है, और ये मोहनजोदारो में मिला था, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और जब भी डांस हमें पढ़ना होता है ना, क्लासिकल डांस वगैरह जब पढ़ते हैं, तो जब डांस की उत्पत्ति की बात की जाती है, तो एक तो उसका होता है रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करते हैं तांडव की, जब भगवान शिव तांडव किया करते थे। या फिर अगर कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात होती है, तो फिर हम लोग दिखाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ये डांसिंग गर्ल है, ये दिखाता है जो डांस बहुत दिनों से चलता आया है। दोस्तों पॉटरी की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, जो पॉटरी की शुरुआत नियोलिथिक फेज से ही शुरू हो गई थी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जाते जाते रेड ब्लैक पेंटेड व्हील मेड पॉटरी सामने आने लग गई थी। और पॉलीक्रोम पॉटरी जो है वो रेयरली, लेकिन आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही देखने को मिलती है, जहाँ पे ज्योमेट्रिक डिजाइंस इस तरीके से देखने को मिलते हैं। और ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये सवालों से डिराइव होकर यहाँ पे आया है। ठीक है, सील्स एंड बीड्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कॉइनेज नहीं होता था, पहचान के लिए सील्स का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, कौन सा सिविलाइजेशन का क्या है, तो वो सील्स बीड्स इन सभी चीज़ों से पता किया जाता था। ठीक है, देखो ये जो सील्स होते थे ना, वो स्टेटाइट से बनते थे। ठीक है, स्टेटाइट जो होता है ये एक तरीके का पत्थर होता था, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, अब इस पत्थर की खासियत क्या होती है, ये शुरू में होता है सॉफ्ट। सॉफ्ट होने के कारण इस पे आसानी से कोई भी चीज़ें उकेरी जा सकती थी, उसको अच्छे से कार्व किया जा सकता था। ठीक है, और जब कार्विंग हो जाती थी तो इसको मतलब गर्म करके जला के, ठीक है, इसको हार्ड बना दिया जाता था, और ये एक तरीके से सील में कन्वर्ट हो जाता था। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ऊपर में आपको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, ये है प्रोटोशिवा। ठीक है, पशुपति महादेव भी इनको कहते हैं। ठीक है, अभी तो महादेव नहीं कहेंगे इनको, पशुपति फिगर कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 4 एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं? तो देखो यूपीएससी एग्जामिनेशन में एक निमोनिक्स है, एक्रोनिम है BETR, बुल, एलिफेंट, टाइगर एंड राइनो। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। बेटर बीड्स जो होते हैं, जिससे माला बनती थी, बीड्स जो बंद होते थे, एक तो कार्नेलियन स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि सौराष्ट्र रीजन से आता था, और लैपिस लजूली जो कि अफगानिस्तान से आता था, है ना, और ईरान से आता था। चलिए रिलीजन एंड बिलीफ की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, जो वहाँ पे टेंपल नहीं हुआ करते थे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यही बार बार स्टेटमेंट में दे दिया जाता है, और वही ऑप्शन इनकरेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, उसमें साइट के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और उनके बिलीफ, रिलीजन, टाउन प्लानिंग, इन्हीं सब, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इसी से जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट दे देंगे आपको। ठीक है, अब चलिए वर्शिप प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। तो देखो मदर गॉडेस, ये जो स्टैचू है मोहनजोदारो से ये भी मिला था, आपको मैं आगे याद करा दूंगा। ठीक है, ये फर्टिलिटी वर्शिप को सिंबलाइज करता है। ये टेराकोटा का बना हुआ है। ठीक है, मिट्टी का बना हुआ है, टेराकोटा का बना हुआ है। पशुपति सील, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जिसमें आपको योगिक पोस्चर दिखाया गया है, इसी की पूजा होती है। ठीक है, बुल, एलिफेंट, टाइगर और राइनो से बना हुआ है। राइनो, यहाँ पे 4 एनिमल देखने को मिलते हैं, याद मैंने आपको बेटर से करा दिया है। ठीक है, और ये अर्ली फॉर्म ऑफ शिवा माना जाता है। अब देखो इसके इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद क्या है? वैदिक एज। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है, जो ये वैदिक एज में जो शिव की पूजा की जाती है, या फिर आपको लिंग की पूजा, योनि की पूजा जो की जाती है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से चल के आया है, ऐसा लोगों का मानना है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये जो स्वस्तिक का साइन देख रहे हो, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान ही देखने को मिला, और उसके बाद ये हमारे कल्चर, वैदिक कल्चर में आया। सिर्फ हमारे ही कल्चर में नहीं आया। ठीक है, लोग अक्सर क्या होता है, जो दूसरे कंट्री के स्वस्तिक को देखते हैं, फेसबुक वगैरह पे इमेज देखता हूँ मैं। ठीक है, दूसरे कंट्री के स्वस्तिका को देख के कहते हैं क्या, जो ये तो हमारे ही कंट्री से आया, अच्छी बात है। ठीक है, अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही बात करें, तो आप देख सकते हैं ये इतने कंट्रीज में स्वस्तिका का इस्तेमाल होता है।
ठीक है। इंडिया, रशिया, जर्मनी, यूएसए, हर लगभग हर बड़े कंट्री में आपको स्वस्तिका देखने को मिलेगा। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने रिलीजन एंड बिलीफ में सबसे पहली बात, टेम्पल्स नहीं होते थे। ठीक है। पशुपति सील की पूजा होती थी, मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी। डिपिक्शन एनिमल का मैंने ऑलरेडी बता दिया। और लिंग की पूजा होती थी और योनि की पूजा की जाती थी, जो कि प्रोटो हिंदू प्रैक्टिसेस माना जाता था। यानी का मतलब जो वैदिक कल्चर आया था वहाँ भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी, है ना। स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं तो ये अभी तक अनडिसाइफर्ड है। 500 पिक्टोग्राफ्स अभी तक हमारे पास उपलब्ध हुए हैं। ठीक है। जिसको हम लोगों ने अभी तक डिसाइफर नहीं किया है या फिर नहीं कर पाए हैं। पिक्टोग्राफिक का मतलब हुआ पिक्चर के फॉर्म में, जो स्क्रिप्ट है वो पिक्चर के फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है। और बोस्ट्रोफिडन है, कहने का मतलब ये हुआ राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से ये लिखी जाती है। उसके बाद वेट एंड मेजर की बात करें तो बेस्ड ऑन 16 एंड इट्स मल्टीपल्स। और आपको एक साइट है लोथल, लोथल में मिला था आपको आइवरी स्केल, जो कि 16 के मल्टीपल्स में आपको ये वेट रखा हुआ था। ठीक है। जिससे हम लोग तौलते हैं। तो इससे ये पता चलता है जो वेट्स एंड मेजर्स थे वो 16 के मल्टीपल्स में ही है। चलिए अब डिक्लाइन की थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करेंगे। ठीक है। आप निश्चिंत रहो, मैं सारे इंपॉर्टेंट साइट्स आपको याद करा दूंगा, इस तरीके से याद करा दूंगा जो आप नहीं भूलोगे। एक या दो बार आप बस रिवाइज कर लेना एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है। डिक्लाइन की थ्योरी की बात कर लेते हैं, इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आएंगे। क्लाइमेट चेंज की बात कर लेते हैं तो देखो, ड्राइंग ऑफ घग्गर हाकरा रिवर। दोस्तों शुरुआत में हम लोगों ने ये समझा था जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, बाद में पता चला जो भाई सिर्फ ये इंडस रिवर के किनारे ही नहीं है, डिफरेंट रिवर के किनारे भी है, जिसमें घग्गर हाकरा जो है वो 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। सरस्वती नदी आपने सुना होगा। अब ये नदी सूख गई तो फिर मर्चेंट थे ये सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे कोई किंग तो थे नहीं, मर्चेंट के द्वारा ये रूल किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। तो इन लोगों ने मूव कर लिया था, ऐसा कहा जाता है। फिर ऐसा कहा जाता है जो ब्रिक मेकिंग, जो यहाँ पे आपको सारे के सारे ब्रिक ग्रिड लेआउट पैटर्न पे घर बना हुआ है, ब्रिक्स वगैरह जो बनी हुई हैं। ठीक है। ब्रिक मेकिंग में टिम्बर का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता था, लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता था। इससे डिफॉरेस्टेशन हुआ, इससे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ जाने के बाद पूरा का पूरा सिविलाइजेशन ही तबाह हो गया। ठीक है। फ्लड आया, अर्थक्वेक आया। एविडेंस कहाँ पे मिला? तो मोहनजोदारो में। अर्थक्वेक के एविडेंस और भी हमें मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं? तो ये मिलते हैं कालीबंगन में। यहाँ तो बता दे रहा हूँ, कैसे याद रहेगा ये सारी चीज़ें, डोंट वरी। आर्यन इन्वेजन की बात कर लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है जो देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो आर्यन जो थे वो 1500 में बीसी में वो हमारे कंट्री में आते हैं। ठीक है। लेकिन ये एक तरीके का डिबेटेड चीज़ है, क्योंकि नो मास कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट हुआ है, मतलब अभी तक कोई मास कॉन्फ्लिक्ट के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। ठीक है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थे ना, वो बेसिकली जो लोग, जो मर्चेंट लोग जो रूल करते थे वो बेसिकली द्रविडियंस थे। कैसे पता चला? तो जो स्क्रिप्ट की मैंने बात की थी, ठीक है, जिसको अभी तक हम लोगों ने डिसाइफर नहीं किया है, उसका ठीक से पता नहीं लगाया है, वो बोस्ट्रोफेडन इन नेचर है, इस तरीके से लिखे जाते थे। वो सिमिलर हैं द्रविडियन स्क्रिप्ट्स के। ठीक है। तो इस बेसिस पे भी कहा जाता है जो ये जो इंडस वैली के लोग थे वो शायद द्रविडियन थे। दोस्तों ये रहा आपका इंडिया और पाकिस्तान का मैप। ठीक है। इनफैक्ट अफगानिस्तान का, ये है आपका पाकिस्तान, ये है आपका इंडिया, और ये है आपका अफगानिस्तान। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग साइट्स को समझने के लिए, साइट्स को पढ़ने के लिए। शुरुआत करते हैं हड़प्पा से। हड़प्पा कहाँ पे आप मिला था हमें? ये आपको पाकिस्तान पंजाब में। ठीक है। देखो ये है अपना पंजाब, ये है पाकिस्तान पंजाब। ठीक है। यहाँ पे आपका हड़प्पन साइट है। ये पहला साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है। किस रिवर के किनारे हैं? कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है। तो रावी नदी के किनारे है, ये आपको याद करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है। यहाँ पे 12 रूम ग्रैनरी देखने को मिला। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सील डिस्कवर यहीं पे किया गया था, जो कि यूनिकॉर्न मोटिफ का था। और सिटाडेल एंड लोअर टाउन डिवीजन, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए था, वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। मोहनजोदारो की बात कर लेते हैं। अब ये जो मोहनजोदारो है वो है आपका यहाँ पे। ठीक है। इस रीजन में, सिंध रीजन में, पाकिस्तान में। ठीक है। इंडस रिवर के किनारे है, इस तरीके से जो इंडस रिवर आती है, इंडस रिवर के किनारे है। यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट है साइट का ग्रेट पाथ, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। ये जो ग्रेट बाथ था वो रिचुअल बाथिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसको पानी से बचाने के लिए, मतलब पानी के सीपेज को बचाने के लिए, इसमें बिटुमिन से इसको लाइन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये प्रीस्ट किंग स्टैचू, जो कि स्टेटाइट का बना हुआ है, वो भी मिलता है। और ट्विटर पे एक कैंपेन चला था
जहाँ पे इनको मोदी जी बताया गया था, जब चुनाव चल रहा था ना उसके समय की बात है। कहा जाता है मोदी जी आज से नहीं है पहले से हैं, ठीक है? तो ट्विटर पे इनके इनका इमेज डाल के कैंपेन भी चलाया गया था। खैर, ग्रिड प्लान स्ट्रीट्स की बात करें, ठीक है? तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, टाउन प्लानिंग में इंडस वैली सिविलाइजेशन नंबर 1 था, मतलब यहाँ पे ग्रिड प्लान देखने को मिलता था, ठीक है? उसके बाद डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टैचू यहाँ पे मिलता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछ देते हैं जो ये इसका हाइट कितना था। तो आप देख लो, ये हाइट था 10.8 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है? अप्रोक्सीमेट अगर पूछ देंगे तो 11 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है? 11 सेंटीमीटर का ये स्टैचू था। मेजर सिटीज की बात करें हैं तो लोथल गुजरात, ठीक है? कौन से रिवर के किनारे है, सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता है, तो आंसर इज भोगावा, ठीक है? और यहाँ पे हमारा पहला डॉकयार्ड देखने को मिलता है, ठीक है? और जो दिखाता था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो मैरीटाइम ट्रेड करते थे। इसके अलावा जब ट्रेडिंग होती थी तो फिर अनाज जो है वो इधर से उधर जाते थे और आते थे, ठीक है? और यही कारण है यहाँ पे राइस हस्क भी मिलता है, अर्ली एविडेंस इन इंडिया राइस हस्क का यहीं से मिलता है, ठीक है? इसके अलावा मैंने आपको बताया रंगपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फायर अल्टर्स मिलते हैं, पर्शियन गल्फ ट्रेड लिंक्स भी देखने को मिलता है, ठीक है? कालीबंगन कहाँ पे है ये? तो ये है राजस्थान में, ठीक है? राजस्थान इंडिया में, ठीक है? उससे पहले बता दें लोथल कहाँ पे है, तो लोथल गुजरात में है, ठीक है? और कालीबंगन कहाँ पे है, तो राजस्थान में, ठीक है? यहाँ पे ये घग्गर रिवर के किनारे बसा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आपको पहली बार प्लॉड फील्ड देखने को मिलता है, मतलब इस तरीके से फरोज बनाए हुए रहते हैं, और ऐसा कहा जाता है जो ये आईवीसी से पहले से हैं, ठीक है? इससे मतलब प्री आईवीसी कल्चर, इससे पहले से देखने को मिलता है, और यही कारण है जो हमारे यहाँ अर्ली एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो न्यूलिथिक पीरियड से ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है? फायर ऑल्टर्स देखने को मिलता है, मेसोपोटामियन सील्स भी यहाँ पे मिलते हैं, जो कि दिखाता है हमारे यहाँ एक्सटर्नल ट्रेड था, ठीक है? धोलावीरा की बात कर लेते हैं, तो देखो जो वाटर हार्नेसिंग सिस्टम जो है ना, सबसे बेस्ट धोलावीरा में था, ठीक है? पहली बात ये, यहाँ पे 3 पार्ट सिटी डिवीजन भी देखने को मिलता है, सिटाडेल, इसके अलावा मिडिल टाउन और फिर लोअर टाउन, तो बीच में मिडिल टाउन जो है वो आ जाता है, ठीक है? और वाटर रिजर्वोयर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे 7 मीटर डीप और 79 मीटर लॉन्ग, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बस आप जान लो। राखी गिरी जो है ये हरियाणा में स्थित है, सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछे जाते हैं, और ये इंडिया का सबसे बड़ा हड़प्पन साइट है, ठीक है? जहाँ पे अर्ली और मैच्योर हड़प्पन फेजेस दोनों के एविडेंस मिले हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिस्ट में दे रखी है ताकि आप क्विकली रिवाइज कर पाओ। अब आते हैं निमोनिक्स पे, ठीक है? ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आपको हड़प्पन साइट्स को याद करने में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब भी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं उसमें एक चीज़ साइट से रिलेटेड पूछ देंगे, ठीक है? और वो पता लगाना जो ये सही में वो चीज़ है या नहीं है, वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो भी अक्सर सवालों में ज़्यादा दिखे हैं उसी को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, जो आपका काम आसान कर देगा, ठीक है? सबसे पहली बात, ये हड़प्पा का साइट है। पहली बार इसको किसने एक्सकेवेट किया था, तो दयाराम सैनी ने एक्सकेवेट किया था 1921 में, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इस कैरेक्टर को लिया है, अगर आपने सीआईडी नहीं देखी है, ठीक है, तो उसका ये कैरेक्टर है दया, ठीक है? और ये रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि ये अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है। क्यों हारा हुआ महसूस कर रहा है? क्योंकि ये गया था ग्रेनरीज का दरवाज़ा तोड़ने, लेकिन ग्रेनरीज में तो कोई दरवाज़ा ही नहीं था, यहाँ पे सब कुछ तबाह हो रखा था, ठीक है? उसके अलावा इसको एक कॉफ़िन भी देखने को मिलता है, और यही कारण है जो हड़प्पा ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे कॉफ़िन ब्यूरियल देखने को मिलता है, ठीक है? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर पूछ दें तो बस इसको आपको कंसिडर कर लेना है। दया से दयाराम सैनी आपको याद हो जाना चाहिए। 1921 की बात है जब पहली बार हड़प्पन साइट को एक्सकेवेट किया गया था, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला साइट था, ठीक ठीक है? ये व्यक्ति रो रहा है कॉफिन को देख के, तो कॉफिन ब्यूरियल जो है वो भी हड़प्पा में है। इसके अलावा रेड जैस्पर टॉर्सो भी देखने को मिलता है, मतलब ये थोड़ा सा सरकटी लाश की तरह लगता है, जो इस पूरे के पूरे चीज़ को और भी हॉरर हॉरर बना दे रहा है। वैसे आपको बता दें जो इस तरीके का जो टॉर्सो है ना, एक और जगह देखने को मिलता है, वो है लोहानीपुर, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो भी कंफ्यूज मत होना। जो ये टॉर्सो देखा देखा लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, ये है आपका रेड जैस्पर टॉर्सो, जो कि हड़प्पा के साइट पे ही मिला था पहली बार, ठीक है? उसके अलावा ये आपको कुछ फिएंस एक तरीके का पत्थर होता है, उसके स्लैग देखने को मिलते हैं, ये एक तरीके की इंडस्ट्री को शो करता है। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवालों में मुझे दिख गया, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। इसके अलावा बुल्लक काट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ग्रेनरी है,
इतनी बड़ी ग्रेनरी है तो फिर बुल्लॉक कार्ट तो होगा ही होगा ना, तो ये टूटा हुआ बुल्लॉक कार्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और 12 ग्रेनरीज के यहाँ पे सबूत मिलते हैं जहाँ पे ये दया आता है दरवाज़ा तोड़ने के लिए, लेकिन बेचारा नहीं तोड़ पाता है क्योंकि दरवाज़ा होता ही नहीं है और ये रोने लग जाता है और दया की भीख मांगता है और हारा हुआ महसूस करता है। तो हारा हुआ से हड़प्पा, दया से दयाराम सहनी और 12 ग्रेनरीज, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसको अगर आप दिमाग में फ्रेम कर लेते हो तो जब आप इसको रिवाइज करोगे हार्डली कितना लगेगा, 30 सेकंड लगेगा रिवाइज करने में। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर हड़प्पा से कोई भी सवाल आ गया तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो ये है कहाँ पे, ये साइट है कहाँ पे, तो रावी नदी के किनारे है, पंजाब पाकिस्तान में है, ठीक है। और बाकी ये सारी चीज़ें आपको अगर आपने रिकॉल कर ली तो फिर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट मोहनजोदारो, ठीक है। ठीक 1 साल बाद ये भी इसका एक्सकेवेशन होता है। कौन करते हैं तो ये करते हैं राखलदास बैनर्जी, ठीक है। यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो, आप इसको अगर याद करो तो ये है आपका ग्रेट बाथ, देख रहे हो ये सारी चीज़ जो ग्रेट बाथ की हैं, है ना। यहाँ पे पूजा की जाती है किसकी, ठीक है। तो एक तरीके का रिचुअल होता है, ये मैं हाइपोथेटिकल स्टोरी सुना रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में एक पिक्चर बन जाए। तो यहाँ पे पूजा की जाती है मदर गॉडेस और प्रोटोसिवा की, ये जो सील है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों यहीं पे मिले थे इसीलिए इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। और पूजा करने वाले कौन व्यक्ति हैं तो ये प्रीस्ट है, ठीक है। और ये जो स्टेटाइट स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन है जिसको अक्सर लोग मोदी जी से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी मोहनजोदारो में ही इनका एक्सकवेशन हुआ है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर ये पूछ दे जो ये बियर्ड मैन कहाँ मिले थे तो मोहनजोदारो, ठीक है। अब ये पूजा करने के लिए ये ग्रेट बाथ में आते हैं और इसकी पूजा करते हैं। और इतने देर में ये डांसिंग गर्ल जो है यहाँ पे, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो है ये यहाँ पे डांस परफॉर्म करती है, ठीक है। देखने के लिए चीफ गेस्ट में आई हुई हैं ममता बनर्जी, जो कि ये इस बंदर को ये दाना दे रही हैं, कुछ दे रही हैं। ये इमेज जो है ये हाल ही में वायरल हुई थी, ठीक है, जिसमें ममता बनर्जी एक बंदर को दाना दे रही है। यहीं से मैंने इस इमेज को लिया है। अब ममता बनर्जी आपको राखलदास बनर्जी याद करा देगा, जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है सबसे ज़्यादा सवाल? ये पूछा जाता है जो मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है, तो माउंट ऑफ द डेड कहाँ पे ये साइट है, तो ये सिंध पाकिस्तान में है, ठीक है। इंडस रिवर के किनारे है, ठीक है। रिवर के किनारे भी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। और किसने इसको एक्सकेवेट किया था, तो राखलदास बैनर्जी ने, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे भगवान कृष्ण है, ये भी पहुंचे हुए हैं, मोहन, इससे आपको मोहनजोदारो याद करने में मदद होगी, इसलिए मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, तो ये है ग्रेनरी। कौन सा ग्रेनरी, तो ग्रेट ग्रेनरी। दोस्तों 12 ग्रेनरीज की बात करें तो हम लोगों ने देखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी की बात हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा अब देखो ये भगवान शिव की पूजा हो रही है और नंदी बुल ना पहुंचे हो नहीं सकता, तो फिर ये एक ब्रॉन्ज बुल है जो एक्सकेवेट किया गया था मोहनजोदारो से, ठीक है, वो भी यहाँ पे पहुंच जाता है। तो आपको इस इमेज से क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? पहली बात, भगवान शिव, प्रोटोसिवा का सील भी यहीं से मिला था। गॉडेस जो है मदर गॉडेस, फीमेल गॉडेस, उनका भी फिगर यहीं से एक्सकेवेट हुआ था। इसके अलावा ग्रेट बाथ जो सबसे ज़्यादा सवालों में देखने को मिलता है। उसके बाद ममता बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी, इन्होंने एक्सकेवेट किया था। और मोदी जी यानी कि स्टेटाइट स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन भी यहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद ब्रॉन्ज बुल भी अगर स्टेटमेंट में दे दें, जो ब्रॉन्ज बुल पहली बार मोहनजोदारो में एक्सकेवेट किया गया था, तो सही बात है। और उसके अलावा ग्रेट ग्रैनरीज, 12 ग्रैनरीज इन हड़प्पा, ग्रेट ग्रैनरी इज इन मोहनजोदारो, ये यहाँ का सबसे बड़ा ग्रैनरी था, ठीक है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसको बस यहाँ पे याद कर रहे हैं, ठीक है। बस इतना अगर आप याद कर लोगे तो मोहनजोदारो से सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर स्टेटमेंट दिख गया सवालों में तो आप आसानी से फिगर आउट कर लोगे। बात कर लेते हैं चांद हुदारो की, ठीक है। चांद हुदारो कहाँ है? चांद हुदारो नहीं, चांद हुदारो, ठीक है। ये है आपको इंडस रिवर के किनारे सिंध रीजन में ही, पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ पे ये व्यक्ति कौन है, तो ये है मजनू, ठीक है। मजनू है ये, ठीक है, जो लैला की याद में यहाँ पे माला जप रहा है, बीड्स बना रहा है बेसिकली। तो चांदहुदारो में बीड्स मेकर शॉप था और ये अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवालों में स्टेटमेंट के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें आपको ये बताना होता है जो ये करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब एक बीड लेके एक बिल्ली भाग जा रही है और उसका ये कुत्ता पीछा कर रहा है, ये इनका पालतू कुत्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे फुटप्रिंट ऑफ द डॉग चेजिंग अ कैट भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो मजनू है, ठीक है, ये आपको एनजी मजुमदार याद करा देगा, ठीक है। और यही व्यक्ति थे यहाँ के चांदहुदारो साइट के एक्सकेवेटर, ठीक है। और सब यहाँ पे ऐसा क्या मिला था जो अक्सर ये सवालों में दिखता है, तो यहाँ पे मिला था इंक पॉट। अब यहाँ पे ये इंक पॉट लेके मजनू लैला के बारे में कुछ कुछ लिखता है, इसलिए इंक पॉट यहाँ पे मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो ये थोड़ा सा वीरान टाइप का लग रहा है और यहाँ पे कोई सीटाडेल नहीं होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नो सीटाडेल। अब सीटाडेल का ये जो सी है ये है चांद, ठीक है। तो नो सीटाडेल,
ठीक है, चान्होदारो ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर इस इमेज को अगर आपने दिमाग में रख लिया तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई सिटाडेल नहीं है। ठीक है, और चांद मून, ठीक है, मून चांद है, बस इतना आपको याद रख लेना है, ये चान्होदारो के लिए काफ़ी है। अभी जब हम लोग सवालों को करेंगे ना, बहुत सारे सवालों को करेंगे, ठीक है, क्योंकि जितने सवालों का प्रैक्टिस आप करोगे तो उतना आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल होने लगेंगी। ठीक है, अमरी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो मजनू है ये आज इस फटीचर अवस्था में दिख रहा है, पहले ये नहीं था। ठीक है, मजनू यानी कि एनजी मजुमदार। तो एनजी मजुमदार ने एक और साइट को एक्सकेवेट किया था, वो था अमरी। अमरी बालाकोट जो कि पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान के किनारे है, इंडस रिवर के किनारे है। ठीक है, और ये उस समय में इतना अमीर हुआ करता था, जो ये राइनो पे सवार था और राइनो के भी इतनी ज्वेलरी पहनाई गई थी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल ये पूछा जाएगा, जो राइनोसेरस का एविडेंस कहाँ पे देखने को मिला था, तो अमरी। ठीक है, अमरी का मतलब अमीर राइनोसेरस। ठीक है, बस इतना याद कर लो। और किसने एक्सकेवेट किया था, तो एनजी मजुमदार ने ही किया था, जिसने चान्होदारो को भी एक्सकेवेट किया था। ठीक है, चलिए आते हैं इंडिया में कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे है, ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन में कर दिया है, राजस्थान। आपको याद कर लेना है। ठीक है, घग्गर रिवर के किनारे है, जैसा कि मैंने आपको बताया, घग्गर रिवर के किनारे ही 70% ऑफ द इंडियन आईवीसी साइट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है, तो यहाँ पे फरोड लैंड देखने को मिलता है। इस तरीके से देख रहे हो आप, ये फरोड लैंड है, मतलब जब आप खेती करने से पहले इसकी जो जुताई करते हो ना, तो जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और फरोड लैंड भी देखने को मिलता है, तो फिर वुडन प्लो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वुडन प्लो है, ठीक है, इसको आप टेराकोटा प्लो से कंफ्यूज मत होना। टेराकोटा प्लो हम लोग देखेंगे कहाँ देखेंगे, देखेंगे बनावली में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देते हैं और ऑप्शन बनावली और कालीबंगन भी दे देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो नो टेराकोटा प्लो बट वुडन प्लो। अब ये कौन है, तो ये है जादू टोना करने वाली। ठीक है, राजस्थान की जादू टोना करने वाली, ब्लैक ड्रेस में ये जादू टोना करती है और काले कलर का बैंगल पहनी हुई है। ठीक है, इसी कारण से इसका साइट का नाम पड़ा ब्लैक बेंगल्स। ठीक है, यानी कि काली बंगन, और यहाँ पे पहली बार ब्लैक बेंगल्स भी मिले थे। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, एक तो ये हो गया, उसके अलावा कैमल बोन भी मिला था। अब है ये कहाँ पे साइट, तो राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो कैमल यहाँ पे पहले से थे, ठीक है, और उनका बोन यहाँ पे मिला है, ये आपको इमेज याद करा देगा। ठीक है, और ये क्या कर रही है, इस आग को जला रही है। आग जलाने का मतलब ये है, जो यहाँ पे पहली बार प्रत्यक्ष रूप से फायर अल्टर देखने को मिला था। देखो फायर अल्टर तो सभी जगह थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से होता है ना, मतलब जो, हाँ, ये फायर अल्टर ही है, वो सबसे पहली बार कालीबंगन में देखने को मिला था, और ये बार बार सवालों में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, और ये फायर अल्टर जलाने के लिए इसमें आंवले का तेल डाल रही है, डाबर आंवला तेल डाल रही है। ठीक है, इससे आपको आंवला यानी कि अमलानंद घोष याद हो जाना चाहिए, जो कि बेसिकली एक्सकेवेटर थे इसके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ आंवला भी रख दिया है, शायद ये आग में डालती होगी, पता नहीं, जो भी है। ठीक है, लेकिन इससे ये सारी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। एक या दो बार देखोगे ना, तो ये स्टोरी इतनी अजीब है, वियर्ड है, ठीक है, जो आपके दिमाग में जरूर बैठ जाएगी, क्योंकि इतनी बकवास या फिर इतनी वियर्ड स्टोरी आपने कभी लाइफ में सुनी नहीं होगी। चलिए लोथल की बात कर लेते हैं। और हाँ, जितनी बकवास स्टोरी होगी, जितनी वियर्ड स्टोरी होगी, उतना ज़्यादा इम्प्रिंट आपके ये दिमाग में क्रिएट करेगी, और ये इतना ज़्यादा आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिटेंशन रहेगा। लोथल की बात करें, सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है, जो लोथल है कहाँ पे है, तो ये गल्फ ऑफ कैम्बे है, गुजरात में, वहाँ पे है। और आपको ये गुजरात है ना, ठीक है, तो यहाँ पे भगोवा रिवर है। ठीक है, भगोवा रिवर जहाँ पे समंदर से मिलती है ना, वहीं पे है ये लोथल साइट। अब इस साइट को मोदी जी इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, यहाँ पे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, अब ये हमारे यहाँ का पहला डॉकयार्ड था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये पहला डॉकयार्ड था। ठीक है, जो ये दिखाता था, जो हमारा मैरीटाइम ट्रेड भी हुआ करता था। अब ये जो डॉकयार्ड था, मैरीटाइम ट्रेड होता होगा, ठीक है, तो फिर यहाँ से बड़े बड़े चावल के बोरे या कट्टे जो हो जाते होंगे सील लगा के। ठीक है, तो राइस हस्क भी यहीं पे देखने को मिलता था, बहुत सारे बीड्स की भी ये होती हो ट्रेड होते होंगे। ठीक है, तो फिर बीड मेकिंग की भी फैक्ट्री यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो राइस हस्क जो है वो लोथल के साथ साथ रंगपुर में देखने को मिलता था, और इसके अलावा बीड मेकिंग भी यहाँ पे देखने को मिलता था। इसके अलावा जो लोग आते थे यहाँ पे बैठ के चेस खेलते थे, ठीक है, टाइम पास तो करेंगे ना, तो चेस भी पहली बार यहाँ पे देखने को मिला था। इसके अलावा ट्विन ब्यूरियल्स जो है वो भी
पहली बार आपको लोथल में देखने को मिलता है। और ये जो व्यक्ति है, ये यहाँ पे जो राइस का दाना उठा के देख रहा है, अच्छा तो ये राइस है, ये पायरेट है, ठीक है। और पायरेट से आपको शिकारीपुरा रंगनाथा राव याद हो जाना चाहिए। शिकारी बस इतना याद कर लो, SR राव, ठीक है। ये थे आपके लोथल के एक्सकेवेटर जो अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मुश्किल है पायरेट और शिकारी को रिलेट करना, लेकिन कर लेना प्लीज़, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। जब सवालों को करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। वैसे भी मैं आपको रिवाइज तो कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोथल से रिलेटेड हैं। सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है जो ये कहाँ पे कौन सा रिवर के किनारे है, तो भगोवा, और ये डॉक पोर्ट था, और राइस यहाँ पे मिलते थे, ठीक है। इतना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए धोलावीरा की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा यूनिक सा साइट है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर सवालों के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये 3 पार्ट सिटी था, सिटाडल, मिडिल टाउन, लोअर टाउन। अब ये जो धोलावीरा है वो कहाँ पे है, गुजरात में है, रण ऑफ कच्छ में है, ठीक है। अब रण ऑफ कच्छ जो है ये एक तरीके का डेजर्ट टाइप का एरिया है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था होनी ज़्यादा जरूरी है। यही कारण है जो इन लोगों ने वाटर रिजर्वोयर सिस्टम बनाया, और इसी कारण से ये धोलावीरा साइट जो है ये चमक गया, ठीक है, मतलब न्यूज़ में आने लगा। तो ये देखो किस तरीके का इन्होंने वाटर रिजर्वोयर सिस्टम बनाया है। और ये व्यक्ति जो है, आप इसको जानते होंगे, इनको फ्लाइंग बीस्ट कहा जाता है। यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग करते हैं ये, ठीक है। अब ये जो फ्लाइंग बीस्ट है, बीस्ट से आपको RS बीस्ट याद हो जाना चाहिए। ये आपके एक्सकेवेटर है, ठीक है। ये आराम से इस रिजर्वोयर में नहा रहा है, और इसमें अमीर लोग भी नहा रहे हैं, गरीब लोग भी नहा रहे हैं। अब अमीर और गरीब का क्या मतलब है, अमीर और गरीब का मतलब ये है जो ये 3 तरीके का, ये सिटी जो था ये 3 तरीके से बटा हुआ था। एक था सिटाडल, ठीक है, सिटाडल में आपको स्टेडियम भी हुआ करता था, इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछते हैं। जो पहली बार स्टेडियम जो है वो कहाँ पे देखने को मिला इंडस वैली साइट्स में, तो वो था धोलावीरा में, ठीक है। इसके अलावा ये जाइंट वाटर रिजर्वोयर सिस्टम था, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इन्होंने वाटर को हार्नेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई थी। इसके अलावा ये पानी आपको जगह जगह हर टाउन में पहुँचाया जा रहा था ये पाइप्स की मदद से। ये मैंने आपके लिए इसलिए बनाया है। 3 पाइप का मतलब है 3 पार्ट सिटी। एक जाएगा अपर टाउन में, दूसरा जाएगा मिडिल टाउन में, तीसरा जाएगा लोअर टाउन में पानी, ठीक है। पानी से आपको धोलावीरा याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लोअर टाउन में जा रहा है, ये मिडिल टाउन में जा रहा है, और ये अपर टाउन में जा रहा है, ठीक है। स्टेडियम में पानी जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका धोलावीरा। सवाल जो है सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, जो धोलावीरा साइट कहाँ पे है, तो रण ऑफ कच्छ, 3 पार्ट सिटी, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, ठीक है, RS बीस्ट, ठीक है, और जाइंट वाटर रेजर्वोयर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और स्टेडियम का भी यहाँ पे एविडेंस मिला है। ये क्या है, तो दोस्तों ये है बनावली। बनावली कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में है। आपने सुना होगा जो ये फ्लाइंग बीस्ट जो हैं ये आजकल खेती वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये खेती कहाँ पे कर रहे हैं, तो इन्होंने हरियाणा में फार्म हाउस सेटल किया है। तो हरियाणा में बनावली ये क्या कर रहे हैं, तो ये गोल गोल इसकी ये बना रहे हैं, रेडियल स्ट्रीट्स बना रहे हैं। किसकी मदद से बना रहे हैं, तो ये टेराकोटा प्लॉ है, ठीक है, टॉय प्लॉ है, लेकिन इसी की मदद से ये गोल गोल स्ट्रीट्स बना रहे हैं। तो बनावली की सबसे खासियत ये है, सबसे बड़ी खासियत ये है जो यहाँ पे रेडियल स्ट्रीट्स देखने को मिला था, और टॉय प्लॉ भी देखने को मिला था। सबसे ज़्यादा सवाल टॉय प्लॉ से आता है, ठीक है। और किसने इसको पहली बार एक्सकेवेट किया था, तो वही RS बीस्ट, जिन्होंने धोलावीरा को एक्सकेवेट किया था। तो ये बस याद कर लेना है। फ्लाइंग बीस्ट यहाँ भी आपको दिख जाएंगे जो गोल गोल बना रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे ये जो सिटी जो था ना वो ओवल स्ट्रक्चर का था, ये भी कभी कभी पूछ देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ ये मैं मिस कर रहा हूँ, जो ये फोर्टिफिकेशन भी यहाँ पे पहली बार देखने को मिला, ठीक है। जो सिटी का जो फोर्टिफिकेशन होता है ना, ये बनावली में देखने को मिला। बनावली मतलब फोर्ट्स बना रहे हैं, ये भी ऐसे भी याद आप कर लेना, आपको याद हो जाएगा। सुरकोतदा, सुरकोतदा का एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है जो यहाँ पे घोड़े का बोन्स मिला, ठीक है। अब ये ऐसा कहा जाता है जो ये घोड़ा जो था वो अरब कंट्री से आया था, ठीक है। और जो सुरकोतदा में मिला वो बेसिकली गधे का था। पीछे में आप जो बैकग्राउंड देख रहे हो वो है रण ऑफ कच्छ का, ठीक है। रण ऑफ कच्छ का एक फेमस इंडिजीनियस गधा है जो यूपीएससी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवालों में पूछता है, वो है वाइल्ड एस, ठीक है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है जो ये घोड़ा नहीं था गधा था, जो भी है, जो भी कारण हो, आपको बस इतना याद रखना है जो सुरकोतदा में, ठीक है, गुजरात में आपको पहली बार घोड़े का एविडेंस मिला है। अब अक्सर लोग सुरकोतदा को सुख्ता जेंडोर से कंफ्यूज हो जाते हैं। सुख्ता जेंडोर जो है वो पहली बात हमारे इंडिया में ही नहीं है, वो है पाकिस्तान में, और वो है आपका वेस्टर्न मोस्ट IVC साइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट। कंफ्यूज नहीं होना है, सुरकोतदा, ठीक है। अब ये जो घोड़ा है, ठीक है, वो ये सरमन जोशी के सामने खड़ा है। सरमन जोशी कौन थे, तो 3 इडियट्स मूवी अगर आपको याद होगी, उसमें एक
एक इडियट ये भी थे, 3 इडियट्स में एक आर माधवन थे, एक सरमन जोशी और आमिर खान, है ना। तो ये सरमन जोशी हैं, ठीक है। सरमन जोशी आपको जेपी जोशी याद कराएंगे, ठीक है। जोशी बस इतना याद कर लेना, काफ़ी है, ठीक है। ये आए हैं इस घोड़े पे बैठने के लिए, लेकिन ये घोड़ा मान नहीं रहा है। ये कह रहा है जो तुम पहले सुर में गाना सुनाओ मुझे, तुम पहले सुर में गाना सुनाओ मुझे, ठीक है, उसके बाद ही मैं बात करूंगा। बस इतनी चीजें अगर आपने याद कर ली तो मजे ही मजे हैं, ठीक है। और लास्ट साइट की बात करें तो हमारे हरियाणा में राखीगिरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, ये सबसे बड़ा साइट है। और जब इसको खोदा गया तो इतना बड़ा राखी मिला, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना दिया है, बस आपको याद कर लेना है। जस्ट इमेजिन, एक बहुत ही बड़ा राखी है, इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आए हैं, छोटे छोटे लोग भी हैं। बस इतना आप याद कर लो, काफ़ी है। चलिए अब सवाल उठता है, जो हम लोग सवालों की तरफ कब मूव करेंगे, तो अभी मूव करेंगे, ठीक है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल हैं, छोटे बड़े जितने भी एग्जाम्स के हों, सबको यहीं पे देख लेना है हमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है। यानी कि आपको गलत में से सही फिगर आउट करना है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। इट वॉज प्राइमरली अ रूरल सिविलाइजेशन विद स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। अगला ऑप्शन है, द सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अराउंड 2500 BC इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया। एनिमल मीट वॉज द स्टेपल फूड ऑफ हरप्पन पीपल। और चौथा स्टेटमेंट है, आयरन टूल्स वेयर कॉमनली यूज्ड इन द डेली एक्टिविटीज। दोस्तों आपको मालूम है, जो आयरन अभी कहानी में नहीं आया है वो आपको लेटर वैदिक फेज से देखने को मिलेगा। एनिमल मीट वॉज द स्टेपल फूड ऑफ हरप्पन पीपल। देखो दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि देखो, हरप्पन पीपल मीट तो खाते थे, लेकिन वो उनका मुख्य भोजन नहीं था, ठीक है, स्टेपल फूड नहीं था। तो फिर स्टेपल फूड क्या था, तो वो था व्हीट एंड बार्ले। चलिए अगला स्टेटमेंट है, द सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अराउंड 2500 BCE इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया। बिल्कुल सही बात है। इट वाज प्राइमरली अ रूरल सिविलाइजेशन विद स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। दोस्तों ये रूरल सिविलाइजेशन नहीं था, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था, ठीक है। और ये हमारे भारत का पहला अर्बन सिविलाइजेशन था। और सेकंड कौन सा था, तो वो था राइज ऑफ महाजनपद, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और यही कारण है जो कुछ किताबें जैसे NIOS के बुक्स में आपको महाजनपद जो चैप्टर है वो सेकंड अर्बनाइजेशन के नाम से दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आप तैयार हो जाना ऐसे ही सवालों के लिए, क्योंकि अब आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल देखने को मिलते हैं जो आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को ट्रिगर करता है, ठीक है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट करेक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि यहाँ पे सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, एक को छोड़ के आपको वो फिगर आउट करना है जो कौन सा ऑप्शन है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1921 एट हरप्पा बाय दयाराम सैनी। बिल्कुल सही बात है। हरप्पा में पहली बार हरप्पा से ही पता चला था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और इसको एक्सकेवेट किया था दयाराम सैनी ने। अब ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो गई होंगी, ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। The civilization was predominantly secular with religious elements not dominating। दोस्तों मैंने आपको बताया था जो इसके जो सिविलाइजेशन है वो सेकुलर इन नेचर है, यानी कि सभी धर्म को स्वीकार करने वाला है। और रिलीजियस एलिमेंट्स तो बिल्कुल थे, जैसा कि हम लोगों ने देखा प्रोटो शिवा, ठीक है। लेकिन कोई टेम्पल्स नहीं थे, यानी कि डोमिनेटिंग आपको रिलीजियस एलिमेंट्स नहीं थे, रिलीजियस एलिमेंट्स। अगला ऑप्शन है, लार्ज टेम्पल्स सिमिलर टू मेसोपोटामियन जिगरॉट्स वेयर फाउंड एट मेजर साइट्स। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, जैसा कि मैंने आपको बताया कोई टेम्पल नहीं था। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा, अगर चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है, तो फिर ये सारे सवाल जो हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड। बिल्कुल सही बात है। विद द 400 पिक्टोग्राफिक साइंस। दोस्तों आपको पता होगा जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट तो मिली है, लेकिन ये अनडिसाइफर्ड है। यही कारण है जो इसे हम लोग प्रोटो हिस्ट्री के कैटेगरी में रखते हैं। देखो सबसे पहले आता था प्री हिस्ट्री, उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, और फिर हिस्ट्री, जहाँ पे आपको रिटन रिकॉर्ड्स देखने को मिलते थे, है ना। तो ये है आपका प्रोटो हिस्ट्री, यानी कि स्क्रिप्ट तो है लेकिन अनडिसाइफर्ड है, और ये एक पिक्टोग्राफिक साइन वाला स्क्रिप्ट है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हरप्पन साइट्स इज नॉट करेक्ट। हरप्पा स्थलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ भी आपको चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एक नॉट करेक्ट आपको बताना है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है।
लोथल वॉज फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड एंड मैरीटाइम ट्रेड, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगन प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट प्लॉ फील्ड्स। दोस्तों कालीबंगन जो साइट है वो है आपको राजस्थान में है, और यहाँ पे आपको अर्लीस्ट प्लॉड फील्ड्स के साइन मिले हैं। ये आपको इमेज से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे राजस्थान के एक फील्ड में काले कलर की साड़ी में काले बैंगल पहने हुए, और जैसे कलबेलिया डांसर में आपको अगर आपने देखा होगा मेरा स्टैटिक जीके वाला वीडियो, तो फिर वहाँ पे से अगर आप याद कर सकते हैं तो कलबेलिया डांस में भी मैंने सिमिलर इमेज का इस्तेमाल किया था। तो बिल्कुल सही बात है, अर्लीस्ट प्लॉ फील्ड्स आपको कालीबंगन में देखने को मिलता है। धोलावीरा की बात करते हैं, वाज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स एंड हैड एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट। ये भी आपको आसानी से फिगर आउट हो गया होगा उस फोटोग्राफ से जिससे मैंने आपको याद कराया। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन, और एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट था वहाँ पे। हड़प्पा वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर। क्या ये इंडस रिवर के किनारे था? नहीं, ये था आपका रावी नदी के किनारे, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीजें आपको फिगर आउट करनी होती हैं। चलिए अगला सवाल है जो कि एजर्शन और रीजन वाला सवाल है। ऐसे भी सवाल आपको अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दिखेंगे। चलिए एजर्शन है, हड़प्पन्स वेर द फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड टू कल्टिवेट कॉटन। बिल्कुल सही बात है, हड़प्पन जो थे वो पहले ऐसे लोग थे जो कॉटन को कल्टिवेट करते थे। और रीजन है इसका, द ग्रीक राइटर्स रेफर्ड टू इंडियन कॉटन एज ट्री वूल और सिंडन। देखो ग्रीक राइटर्स जो थे वो कॉटन को सिंडन तो बुलाते थे और ट्री वूल तो बुलाते थे, लेकिन क्या ये इसका रीजन है? नहीं। तो फिर देखो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एजर्शन जो है और रीजन का दोनों में से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ए एंड आर, एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हड़प्पन एनिमल्स इज नॉट करेक्ट। हड़प्पा सभ्यता के पशुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 स्टेटमेंट में से गलत कौन सा है वो फिगर आउट हमें करना है। ऑप्शंस हैं आपके, एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन्स वाज फाउंड एट सुरकोतदा। दोस्तों इसको मैंने आपको इमेज से ही याद कराया है, जहाँ पे शर्मन जोशी घोड़े के सामने खड़ा था, याद करो, ठीक है। लाइन्स वेयर कॉमनली डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील्स एंड आर्टिफैक्ट्स। क्या ये बात सही है? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगला स्टेटमेंट है, बुल्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड राइनोसरस सराउंडेड द पशुपति फिगर। पशुपति आकृति के चारों ओर सांड, हाथी, बाघ और गेंडे, यानी कि BETR। सारे यूपीएससी वाले बच्चे इसी से याद करते हैं, ठीक है, तो आप भी इसी से याद कर लो, बुल्स, एलिफेंट, टाइगर्स एंड राइनोसरस। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। कैटल, बुफलो, शीप, डॉग्स एंड कैट्स वर कॉमनली डोमेस्टिकेटेड। बिल्कुल सही बात है, ये सारे के सारे जानवर जो थे वो डोमेस्टिकेट करने वाले अभी भी हैं और उस समय भी किए जाते थे। यानी कि लॉयंस जो थे वो आपको हड़प्पन सील्स और आर्टिफैक्ट्स पे नहीं दिखते थे, ठीक है। तो फिर क्या दिखते थे? तो बेटर दिखते थे, ठीक है। बस इतना ही आप याद रख लेना, BETR, बुल्स, एलिफेंट, टाइगर्स एंड रेनोसरस। द हड़प्पन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्सकेवेटेड बाय। दोस्तों इस बार के ACIO में ये पूछा गया सवाल है जो 2024 में 17 जैन को आया था। सीधा सा सवाल है, पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने की थी? तो दयाराम सैनी ने की थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। NG मजुमदार ने किसकी खुदाई की थी? तो याद करो, चाहुंदारो और अमरी, 2 साइट थे। जॉन मार्शल कौन थे? तो दोस्तों जॉन मार्शल जो थे वो डायरेक्टर जनरल थे ASI के, जिन्होंने अनाउंस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। कब अनाउंस किया था? तो ये भी याद कर लो, 1924। अगर नहीं याद हो रहा तो लिस्ट को देखोगे, 1 या 2 बार याद हो जाएंगे। RD बैनर्जी, ये कौन थे? तो राखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदारो वाले साइट को एक्सकेवेट किया था, और इसको मैंने ममता बैनर्जी से लिंक करके आपको याद कराया है, ठीक है। लोथल वॉज इंपॉर्टेंट फॉर ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल किसके लिए महत्वपूर्ण था? दोस्तों ये सवाल आपको 12 जून 2025 को RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन में आया था। तो आपको पता है जो लोथल जो था वो इंपॉर्टेंट मैरीटाइम साइट था, जहां पे मैरीटाइम ट्रेड होता था। तो आपने देखा जो अब दोनों तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, जो एक तो आपका वन लाइनर फैक्ट टाइप का रहेगा, और उसके अलावा आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी रहेंगे। तो इन दोनों के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाना है, और वो मैं आपको करा दूंगा। इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज। अब ये पूछा जा रहा है, देखो सबसे पहले आया
प्री हिस्टोरिक एज तो हम लोगों ने पढ़ लिया, स्टोन एज पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने न्यूलिथिक, उसी का सबसे लास्ट न्यूलिथिक एज देखा, फिर चालकोलिथिक एज, उसके बाद आया इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसके बाद हम लोग देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक कल्चर पे हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। पूछा यह जा रहा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर जो है ये वैदिक सिविलाइजेशन से अलग कैसे है। बेसिकली आपको इंडस वैली कल्चर की ही फीचर्स को बताना है। इट हैड द एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ, इसमें विकसित नगर जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल थी। इट हैज़ अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, बिल्कुल सही बात है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी स्क्रिप्ट था वो पिक्टोग्राफिक था और बोस्ट्रोफेडन स्टाइल में इसको लिखा गया था, ठीक है। ये भी बात सही है। इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो, ये बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल इंडस वैली सिविलाइजेशन से अक्सर देखने को मिलते हैं। इसमें आपको एक ऐसा स्टेटमेंट दे देगा जिसपे आपको सोचना पड़ेगा जो भाई ये बात सही है या गलत। देखो आयरन एज जो है वो आपका वैदिक कल्चर से आना शुरू हुआ, ठीक है, और ये तो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। और देखो ये ये है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये पीरियड है ना, और यहाँ पे छोटे छोटे चालकोलिथिक कल्चर्स डेवलप हो रहे थे। अब धीरे धीरे अब हम लोग ब्रॉन्ज से मूव होके आयरन में घुस रहे थे, और जैसे ही हम लोग आयरन में घुसते हैं तो ये एरिया जो है वो डोमिनेट हो जाता है, जो कि हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे तो मगध की बात होगी, तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे सारी बातें सही हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो आयरन से उनका कोई मतलब नहीं था, वो ब्रॉन्ज पे ही टिके हुए थे, जिसमें कॉपर और इसके अलावा टिन जो था वो अफगानिस्तान से आता था। यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं, आपको मैच करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने तक्षशिला और कौशाम्बी के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन हड़प्पा और हस्तिनापुर के बारे में पढ़ा है, तो देखते हैं इससे कहीं सॉल्व हो पाता है तो अच्छी बात होगी, ठीक है। हड़प्पा आपको पता होगा, जो दयाराम सैनी 1921 में इन्होंने एक्सकेवेट किया था, है ना। इसके अलावा हस्तिनापुर, हस्तिनापुर हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, बीबी लाल की बात हो रही है, और लाल का मतलब पॉटरी, रेड कलर की जो पॉटरी हो रही थी, पेंटेड रेड वेयर जो था, ठीक है, उसका एक्सकेवेशन पहली बार हस्तिनापुर में बीबी लाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद तक्षशिला, ठीक है। अब ये तक्षशिला कुछ नया है, लेकिन अब देखते हैं जो साइट, मतलब ए का क्या होगा, ए का थ्री आपके ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी है, और यही राइट आंसर है। बी का फोर बिल्कुल सही बात है। सी का टू यानी कि तक्षशिला जो है वो जॉन मार्शल के द्वारा ये एक्सकेवेट किया गया था, ठीक है। और उसके उसके बाद डी का वन यानी कौशाम्बी जो है एनजी मजुमदार का। मजुमदार आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा, मजनू, ठीक है। और इससे चान, हुदारो और अमरी, बालाकोट अमरी, दो साइट्स इन्होंने एक्सकेवेट किया था, ये आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया वाज फाउंड इन, देखो सिल्वर कहाँ से आता था। देखो जब अर्लीस्ट एविडेंस की बताने की बात होगी तो यहाँ पे दो चीज़ है, चालकोलिथिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न इंडिया और हड़प्पन कल्चर। तो दोस्तों हड़प्पन कल्चर में तो हम लोगों ने सिल्वर का यूज़ देखा था, है ना, तो यहीं पे एविडेंस मिल गया था। ये सिल्वर जो था वो दो जगह से आता था, कहाँ कहाँ से आता था, तो एक तो है आपका जवार माइन, ठीक है, और अजमेर, ये दो जगह से आता था, राजस्थान, दोनों राजस्थान में वहाँ से आता था, ठीक है। इसके अलावा अफगानिस्तान से भी आता था, है ना, जो हम लोगों ने देखा। द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन, मूर्ति पूजा की शुरुआत कहाँ मानी जाती थी। दोस्तों ऑप्शंस देखो, प्री आर्यन, आर्य पूर्व काल, लेटर वैदिक पीरियड, अभी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ना। मौर्यन पीरियड अभी नहीं पढ़ा है, कुषाण पीरियड भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन प्री आर्यन जो है यानी आर्यन से पहले, अब देखो मूर्ति पूजन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिला था, मदर गॉडेस जिसका एक्सकेवेशन कहाँ पे हुआ था, मोहनजोदारो में, है ना। तो वहाँ पे आपको मूर्ति पूजन होती थी, तो फिर इसका एविडेंस जो था वो आर्यन जो लोग जो आए थे ना, देखो वैदिक पीपल जो थे ना उन्हीं को आर्यन कहा जाता था, ठीक है। तो उनके उनसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन था, और उस समय से ही मूर्ति पूजा के सबूत हमें मिलते हैं। अब मैच लिस्ट एंशिएंट साइट विद लिस्ट टू आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लोथल, लोथल में डॉकयार्ड, सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है, जहाज बनाने का स्थान था, ठीक है, जो हम लोगों ने देखा। कालीबंगन, कालीबंगन में आपको क्या देखने को मिला था, प्लॉट फील्ड्स था, ठीक है। धोलावीरा, धोलावीरा में आपको, धोलावीरा में एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज्ड साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, याद कर लो भाई, ये नहीं बताया था मैंने, ठीक है। लेकिन जब आपको ये दो चीजें पता चल जाएंगी उसी से आप टिक लगा दोगे, ठीक है। बनावली की बात कर लेते हैं, तो आपने देखा था फ्लाइंग बीस्ट जो है, ठीक है,
जो हमें RS बीस्ट एक्सकेवेटर का नाम याद कराता था, वो ये दिखाया था, जो वो टॉय प्लॉ से लेके, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ द प्लॉ से लेके वो रेडियल पैटर्न में स्ट्रीट्स बना रहा था, है ना। तो इस तरीके से आप याद कर लो। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा आपका बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। इन विच आर द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स फरोज ऑफ प्लॉट फील्ड्स हैज बीन फाउंड? कालीबंगन, है ना। कालीबंगन ऑप्शन कहाँ है? पहला ही ऑप्शन है, अच्छा, है ना। जो हम लोगों ने देखा था, जो इस तरीके से फरोज बने हुए थे, है ना। अगर आपको वो इमेजेस याद आ रही हैं तो देख रहे हो कितना आसान हो जाता है चीज। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। देखो, हड़प्पन सेटलमेंट दिया हुआ है, रिवर दिया हुआ है, ठीक है, और ये अक्सर पूछते हैं। लोथल जो है वो भागोवा रिवर के किनारे है ना। सबसे इंपॉर्टेंट, हड़प्पा जो है वो रावी रिवर के किनारे है। उसके बाद कालीबंगन जो है ये घग्गर रिवर के किनारे है। और रोपड़, रोपड़ कहाँ पे है? तो पंजाब में है, और ये सतलज रिवर के किनारे में है, ठीक है। बस इतना अगर आपको पता चल जाएगा तो फिर आप आसानी से टिक लगा दोगे जो भी ऑप्शन होगा, ठीक है। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट मोहनजोदारो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू? आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से नॉट ट्रू बताना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो ऐसे सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेंगे स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें नॉट ट्रू वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज, अरे ये तो था ही, ठीक है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ट्रेड एंड कॉमर्स वेर इन एडवांस स्टेज। देखो, ट्रेड और कॉमर्स जो था वो आपको मेसोपोटामिया वगैरह तक फैला हुआ था, यहाँ तक कि आपको रोमन एम्पायर जो था वो भी ट्रेड करते थे। तो इससे ज़्यादा एडवांस स्टेज क्या होगा? तो जो भी सिविलाइजेशन साथ साथ डेवलप हुए थे वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही थी अच्छे से, ठीक है। और एक तरीके का ट्रेड रूट जो डेवलप हो गया था, जो आज भी यूज़ होता है, जो पर्शियन गल्फ वगैरह भी यूज़ करते थे, तो ये एडवांस स्टेज ही था, ठीक है। वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, मोहनजोदारो में हमें इसके सबूत मिले हैं, है ना। पीपल न्यू अबाउट आयरन, अरे आयरन का कोई लेना देना नहीं है दोस्त, ये हम लोग वैदिक एज से शुरू करेंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सही बात है, ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट साइट है। लोथल कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में, ये भी सही बात है, ठीक है। और ये आपका डॉकयार्ड था, शिपयार्ड कह लो, डॉकयार्ड कह लो, ठीक है। कालीबंगन कहाँ पे है? तो कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, याद कर लेना है, ठीक है। और रोपड़ पंजाब में है, ये तो सही बात है। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आलमगीरपुर, है ना। दोस्तों, राखीगढ़ी जो है वो सबसे लार्जेस्ट इंडियन आईवीसी है ना। इंडियन साइट है आईवीसी का। आलमगीरपुर जो है ये हिंडौन रिवर के किनारे है, यूपी में है, और ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, ठीक है। हड़प्पा जो है ये पहला साइट था आईवीसी का, फर्स्ट आईवीसी साइट, है ना, इसीलिए हड़प्पन कल्चर भी इसको कहते हैं। और मांडा जो है वो कश्मीर में है, और ये नॉर्दर्न मोस्ट साइट है ना। चलिए, मैच द फॉलोइंग है, हड़प्पन साइट दिया हुआ है, लोकेशन दिया हुआ है, जो आपको मैच करना है मांडा, ठीक है। मांडा जो है ये है आपका कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ पे है? तो देखो, दैमाबाद का जिक्र हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे जिक्र किया था? तो हम लोगों ने दैमाबाद को नियोलिथिक पीरियड में ही देखा था, जो इस समय में ही दैमाबाद में विलेजेस वगैरह स्टार्ट हो गए थे। कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। मुझे नहीं लगता अभी इस पे आपको कभी दिक्कत आएगी, ठीक है। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट साइट है। बस इसी के हिसाब से जो भी होगा ऑप्शन वही सही होगा। विच आर द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध? इसमें आपको बताना है जो सिंध में कौन लोकेटेड है, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान पंजाब में है, सिंध में तो है नहीं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, तो ये गया ये गया। अब बचा 2 3 4 और 2 3, यानी कि 4 को हमें देखना है, ठीक है। सुरकोतदा कहाँ पे है? तो सुरकोतदा आपको गुजरात में है, और अक्सर लोग सुख्ता जंदौर से कंफ्यूज हो जाते हैं। सुख्ता जंदौर जो है वो है पाकिस्तान में वेस्टर्न मोस्ट साइट, ठीक है। मैं अभी दिमाग में वो भी सारी चीज़ें मुझे मेरे दिमाग में भी आती हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे मैंने चेक लगा रखा है, आप भी चेक लगाओ, ठीक है। और सही आंसर पे आओ। द राइट आंसर इज 2 and 3 ओनली, ये वाला भी गलत होगा, ठीक है। रंगपुर, ठीक है, वेयर द कंटेम्प्रेरी हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड इज इन, कहाँ पे है? दोस्तों देखो, लोथल और रंगपुर
यहाँ पे राइस हस्क मिले थे, और दोनों कहाँ पे है, तो ये दोनों जो हैं ये सौराष्ट्र रीजन में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर भोगोवा। भोगवा, ठीक है। इतने सवाल आप देखोगे ना, जो मुझे नहीं लगता कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आईवीसी से कोई सवाल आ जाए और आपसे छूट जाए। द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इज इन इंडिया इज, कौन सा साइट है सबसे बड़ा? राखी गिरी, सबसे बड़ी घड़ी राखी आपने देखने को मिली थी आपको, है ना। कहाँ पे है ये? तो ये हरियाणा में है। विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा फ्लॉ वाज फाउंड? देखो दोस्तों, वुडन प्लॉ की बात करेंगे तो बनावली, नहीं वुडन प्लॉ की बात करेंगे तो कालीबंगन, ठीक है। लेकिन अगर बात हो रही है टेराकोटा प्लॉ की, तो राइट आंसर इज बनावली, जहां पे हमारे फ्लाइंग बीस्ट यानी कि आरएस बीस्ट जिन्होंने एक्सकेवेट किया था, और यहाँ पे रेडियल स्ट्रीट्स भी हमें देखने को मिला था, है ना। और कौन सा प्लॉ का इस्तेमाल हो रहा था? तो टेराकोटा प्लॉ का। देखो कितना आसान हो जाता है चीज़ अगर आप विजुअल तरीके से चीज़ों को पढ़ते हो तो। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, विच वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर देवर, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलाना है। देखो ये सारे देखो गंगा जो रिवर है ना, यहाँ पे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो है नहीं, तो ये हट गया, ठीक है। तो ये कट गया, बाकी जो सिंधु चेनाब झेलम यहाँ पे सब पे साइट है ना। तो राइट आंसर विल बी 1 2 एंड 3। टू इंडियंस हु वेर एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन थे दो लोग? दो नाम बड़ा फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राखल दास बैनर्जी एंड दयाराम सैनी, ठीक है। और बाकी के ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। जॉन मार्शल नहीं होगा, ईश्वरी प्रसाद नहीं होगा। ऑप्शंस तो बड़े अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, ठीक है। जॉन मार्शल ने बताया था जो ये आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ईश्वरी प्रसाद का नाम कहाँ पे आपने सुना था? तो ये लखनऊ घराने से आए हैं, ठीक है। तो ये घराना की बात तो बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं होता है? हड़प्पा, दयाराम सैनी, बिल्कुल सही बात है, दया की भीख मांगता हुआ। उसके बाद लोथल, लोथल एस आर राव, याद करो याद करो याद करो। लोथल में कौन था? पायरेट ऑफ द कैरेबियन से शिकारी एस आर राव, यही तो था, है ना। तो ये भी सही है। सुरकोतदा जेपी जोशी, बिल्कुल सही बात है, ये था। और धोलावीरा, धोलावीरा जो था वो फ्लाइंग बीस्ट था ना, आरएस बीस्ट। ऐसे ही याद करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो बी के थापर इज रॉन्ग, तो राइट आंसर इज डी, ठीक है। इस तरीके से याद करना है। द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इज सिग्निफिकेंस वाज। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने देखा था, जो हमारे अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल थे, वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे और इसको मौर्यन साइट से कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। अलेक्जेंडर को वो समझते हैं जो ये कहीं मौर्यन साइट तो नहीं है, और इसमें बुद्धिज़्म को ढूंढने में लग जाते हैं। क्योंकि एक स्टैचू तो आपने देखा होगा ना इमेज में, इस तरीके का स्टैचू था जो कि बेसिकली कुषाण पीरियड में बनाया गया था, ठीक है। तो उनसे उन्होंने लिंक करना शुरू कर दिया था, और यहीं पे टेक्निक गलत हो गई इनकी, है ना। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, पहला मेटल कौन सा था? कॉपर था, ठीक है। ये तो हमने प्री हिस्ट्री में ही कर लिया था, है ना। विच अमंग द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इज एसोसिएटेड रिवर्स? देखो भाई, इंडिया की सबसे बड़ी साइट जो है वो घग्गर नदी के किनारे ही है, मतलब सबसे ज़्यादा साइट जो है वो घग्गर नदी के किनारे ही है, ठीक है। आलमगीर जो है वो कौन से नदी के किनारे है? हिंडौन, यूपी में ही है। लोथल, भगोवा, मोहनजोदारो, ये तो अपना है ही नहीं, मतलब ये इंडस रिवर के किनारे है, मतलब ये पाकिस्तान में है। और बनावली जो है ये घग्गर नदी के किनारे है। मजा आ रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट वाले बताने हैं। मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन आर द मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बात तो सही है ना। पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप्ड द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। देखो भाई, सड़क बनाई, समुचित आवास बनाया, जल निकासी की प्रणाली बनाई, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पीपल ऑफ हड़प्पा वेयर अननोन टू द यूज ऑफ मेटल। देखो भाई ऐसा नहीं है, अननोन कहाँ से हो सकता है मेटल का, ठीक है। कॉपर एज में थे, मतलब ब्रॉन्ज एज में थे, तो फिर ये मेटल ही तो है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाता है गलत, ठीक है। तो थर्ड अगर ऑप्शन आपका गलत हो जाता है तो ये गया, ये गया, ये गया, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यूपीएससी का सवाल आपने सॉल्व कर लिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रेमिनेंट्स
ऑफ 3 टाउनशिप हैज बीन रिवील्ड। ठीक है, 3 टाउनशिप आपको कहाँ देखने को मिला था, याद करो, जहाँ पे 3 पाइपलाइन गई थी। ठीक है, अपर टाउन, लोअर टाउन और मिडिल टाउन। पाइपलाइन किस चीज़ का था, वाटर का। वाटर रिजर्वोयर सिस्टम सबसे बेस्ट कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलता है सबसे अच्छा, तो राइट आंसर इज धोलावीरा, धोते रहो वहां बैठ के। Which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? दोस्तों इमेज याद करो, इमेज याद करो, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है मुझे उस इमेज को बनाने में। ठीक है, धोलावीरा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर जल संचयन प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बांधों की एक श्रृंखला बना के जल को जुड़े हुए जलाशय में प्रवाहित किया गया था? धोलावीरा। धोलावीरा में और क्या क्या चीज आपको देखने को मिला था, स्टेडियम, उसके अलावा 3 सिटी सिस्टम, जिसमें सिटाडल था, फिर मिडिल टाउन था, और उसके बाद लोअर टाउन था ना। तो ये सारी चीजें थी, और वाटर हार्नेसिंग सिस्टम में नंबर 1 धोलावीरा। A highly advanced water management system of Harappan times has been unearthed at Dholavira. ठीक है। Recently, from excavation of Harappan site, Sanauli, what was found? देखो सनौली नया साइट है, ठीक है। नया साइट का कहने का मतलब ये है हरप्पन साइट, लेकिन हाल ही में एक्सकेवेट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ह्यूमन ब्यूरियल्स देखने को मिले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। सनौली कहाँ पे है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। फॉर क्लोथिंग, कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, कहाँ पे, भारत में। अभी हम लोगों ने देखा जिसको ग्रीक लोग जो थे कॉटन को सिंडोन बुलाते थे, है ना। और सिंड कहाँ से वर्ड आया था, इंडस रिवर से आया था, और यही सिंध बढ़ के हुआ हिंद, और यही हिंद बन के हो गया हिंदुस्तान। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? इसमें से जो भी कथन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की विशेषता से जुड़ी हुई है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, टेम्पल्स तो थे ही नहीं भाई, कहाँ से ये बात सही होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गया। ठीक है, ऑल ऑफ दीज भी गया। ठीक है, बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं, कहीं नन ऑफ दीज और ओनली 2 की लड़ाई है। ठीक है, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज, बिल्कुल सही बात है, प्रोटोस शिवा, शिवा नहीं शिवा। ठीक है, और मदर गॉडेस, है ना। तो ये ऑप्शन तो सही है, यानी कि नन ऑफ दीज गया, बचा केवल 2। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं कहीं गलत हो। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर, कहाँ यार, हॉर्स एक ही जगह सुकता, कहाँ, सुरकोतता वहां पे मिला था, है ना। अक्सर सुरको सुक्ता जंडौर से कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूँ। ठीक है, लेकिन सुक्ता जंडौर जो है वो तो आपका वेस्टर्न मोस्ट साइट है, पंजाब पाकिस्तान में। One of the following sites from where the famous Bull Seal of Indus Valley Civilization was found. Bull Seal आपको कहाँ पे मिलता है दोस्तों, याद करो, मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो में क्या आपको देखने को मिला था? पहली बात, ग्रेट बात। दूसरी बात, प्रोटो शिवा, शिवा नहीं शिवा, आपको सील, और क्या, मदर गॉडेस फिगराइन, FIGURINE फिगराइन। और क्या देखने को मिला था, आ, और क्या देखने को मिला था, बुल देखने को मिला था, है ना, बुल सील। ठीक है, उसके बाद और क्या देखने को मिला था, ग्रेट ग्रेनरीज। ठीक है, द शेप ऑफ विच ट्री इज फाउंड इन द सील्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, पीपल ट्री, याद कर लो दोस्तों। ठीक है, और ये भी मोहनजोदारो में ही सबसे पहली बार देखने को मिला था, ये मैंने सोचा इंक्लूड कर दूं या नहीं करूं, पता नहीं। ठीक है, चलो हम देखते हैं। ठीक है, होगा तो मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा। रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैज बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ठीक है, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लॉयन देखने को नहीं मिलता है, ऑल्दो गुजरात का मेजर रीजन जो है वो आपको यहाँ पे लोथल है, रंगपुर है ना, रण ऑफ कच्छ के कुछ एरियाज हैं, सुरकोतदा है। ठीक है, और आपको लॉयन जो है वो गिर रीजन में देखने को मिलता है, ये रहा गिर रीजन। ठीक है, लेकिन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, घोड़ा
ठीक है। घोड़ा एक जगह देखने को मिलता है, वो है सुरकोतदा। गाय गाय भी देखने को मिलता है और एलिफेंट भी देखने को मिलता है। ठीक है। द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन द प्रॉपर सिस्टम वाज। दोस्तों ये जो सुमेरियन लोग जो थे ना, उन्होंने ही सबसे पहले आर्ट ऑफ राइटिंग स्टार्ट किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। Which of the following site would be suitable for observing the architecture of the Harappan civilization? हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर को अगर आपको देखना है, कहाँ जाना पड़ेगा? सोना बेड़ा मत जाना, सांची बिल्कुल मत जाना। यहाँ ये सांची जो है, ये यहाँ पे आपको स्तूपा देखने को मिलेगा, लेकिन आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट देखने को नहीं मिलेगा। बनावली चले जाना, वहाँ पे आईवीसी के साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ के आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएंगे। और वलपराई भी मत जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हड़प्पन कल्चर स्प्रेड ओनली टू सिंध एंड पंजाब। एक तो ओनली वैसे भी स्केप्टिकल बना देता है, हमें देखनी पड़ती है चीज़ों को। तो क्या बात है भाई, ओनली क्यों मेंशन कर रहे हैं? सिंध और पंजाब में ही हड़प्पा था? नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर हैज़ बिन डिसाइफर्ड बाय हिस्टोरियंस। अब ये तो हड़प्पन कल्चर का स्क्रिप्ट जो था, वो अभी तक तो डिसाइफर हुआ नहीं है। ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का है ना, जिसका डिसाइफरमेंट अभी तक नहीं हुआ है ना। और हड़प्पन कल्चर जो है, ये सिंध और पंजाब तक ही लिमिटेड नहीं है, ये आपको नॉर्थ में मांडा, और उसके बाद ईस्ट में आलमगीरपुर, हिंडौन नदी के किनारे, फिर आपको दायमाबाद साउथ में, जो कि प्रवर नदी के किनारे बसा हुआ है महाराष्ट्र में, और वेस्टर्न मोस्ट साइड पाकिस्तान में है सुख्ता जिंदौर। ठीक है। एट ब्यूरियल्स इन हड़प्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। बिल्कुल सही बात है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। ठीक है। और लोथल के साइट को याद करो, यहाँ पे आपको पिट ब्यूरियल्स देखने को मिले थे, डबल डबल पिट ब्यूरियल्स देखने को मिला था, है ना। ग्रेनरीज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर फाउंड इन हड़प्पा ओनली। अब जैसे कि ओनली यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फिर से स्केप्टिकल हो जाते हैं, मतलब गौर से देखना पड़ता है भाई, क्या ये बात सही है या गलत है। सिर्फ हड़प्पा में ही थोड़ी ना ग्रेनरीज देखने को मिला था। ग्रेट ग्रेनरीज जो थे, ग्रेट ग्रेनरी जो था, वो हमें मोहनजोदाड़ो में भी देखने को मिला था, है ना। तो इस तरीके से सिर्फ राइट आंसर विल बी ओनली सी। Drains exiting from the Mohenjo-daro had dash doors that were probably closed at night to prevent vagrants or negative elements from entering the city through that access. देखो, मोहनजोदारो से बाहर निकलने वाले नालों में लकड़ी के दरवाजे थे। ठीक है। जिन्हें संभवतः रात में बंद कर दिया जाता था, ताकि भिखारियों या अवांछित तत्वों को शहर में प्रवेश करने से रोका जा सके। ठीक है। देखो, फोर्टिफिकेशन वगैरह होता था। ठीक है। और इस तरीके से दरवाजे बना दिए जाते थे, वुडन दरवाजे होते थे। बस इतना याद रख लो, बाकी इस सवाल में और कुछ नहीं है। कॉमन सेंस से भी टिक लगाया जा सकता है। इन हड़प्पा द ग्रैनरी हैड रोज ऑफ डैश ब्रिक्स, सर्कुलर ब्रिक्स। ठीक है, फॉर थ्रेसिंग द ग्रेन्स। सर्कुलर कहाँ है ऑप्शन? ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, करेक्ट ऑल्टरनेटिव आपको बताना है। ठीक है। स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हायर टाउन एंड लोअर टाउन। मोस्ट बिल्कुल सही बात है। ठीक है। सिर्फ एक ही टाउन है जहाँ पे आपको हायर टाउन एंड लोअर टाउन और मिडिल टाउन देखने को मिला था, वो था धोलावीरा। एक ही साइट है चान्होदारो, जहाँ पे कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला था। ठीक है। लेकिन अधिकांश हड़प्पा नगरों में दो भागों में विभाजित किया जाता था, ऊंचा नगर और नीचा नगर। बात बिल्कुल सही है। ठीक है। द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन एज सिटाडेल। ये बात तो बिल्कुल गलत है। सिटाडेल जो था वो अपर पार्ट था नहीं, और जो लोअर टाउन जो था वो रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज होता था, सिर्फ लोअर टाउन ही कहते थे। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, फायर अल्टर्स। फायर अल्टर देखते ही मेरे दिमाग में आता है काली बंगन। काली बंगन वर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ हड़प्पन सिटीज। देखो, अब यहाँ पे क्या क्या है ऑप्शंस के हिसाब से। काली बंगन आपको कहाँ दिख रहा है? काली बंगन यहाँ दिख रहा है। ठीक है। काली बंगन और लोथल दोनों में फायर ऑल्टर्स थे, लेकिन मैंने एक आपको जब इमेज से याद कराया था, तो वहाँ पे काली बंगन में फायर ऑल्टर्स दिखाया था। उसमें दिखाया था किस तरीके से डाबर आंवला तेल डाला गया था।
जा रहा था, ठीक है। इससे ये पता चलता है जो कालीबंगन साइट जो है वो एक्सकेवेट किया था अमल घोष ने, है ना, अमरलाल घोष ने। लेकिन लोथल में भी आपको फायर ऑल्टर्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसका उतना प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है जितना कालीबंगन में है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर कालीबंगन का जिक्र होता है, ठीक है, इसलिए मैंने लोथल में फायर ऑल्टर्स नहीं दिया है। आप इसको कंसिडर कर सकते हो, सवालों के माध्यम से चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। Which of the following statement is true about the Great Bath of the Indus Valley Civilization? सिंधु घाटी सभ्यता की ग्रेट बाथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? It was used for grain storage, इसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। It was used for farming, इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था। It was used for water tank of the city, यह शहर की पानी की टंकी के रूप में इस्तेमाल होता था। It was probably used for religious purposes, बिल्कुल सही बात है, ये रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये रिचुअल्स के लिए यूज किया जाता था, है ना। तो डी विल बी द राइट आंसर। कॉटन जो है वो मेहरगढ़ में, ये सवाल तो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड से ही आप आ रहा है, ठीक है। मेहरगढ़ में जो है वो कब देखने को मिला था? तो 7000 ईयर्स अगो, याद कर लो इस चीज को, ठीक है। 8000 वर्ष पूर्व हम लोगों ने खेती करना शुरू किया था, 7000 वर्ष पहले कॉटन के सबूत मिले हैं। Which of the following Harappan town was located on the Khadir Belt of the Run of Kutch and was divided into three parts? Three parts, धोलावीरा कहाँ है ना? Which of the following metals was used to make weapons and tools in Harappan cities? Metal weapons और tools बनाने के लिए कौन से metal का इस्तेमाल किया जाता था? देखो, लोहा तो हो नहीं सकता क्योंकि लोहे से रूबरू तो हम लोग थे नहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। सोने का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं होगा, चांदी का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो कॉपर इज द राइट आंसर। वैसे भी आप यहाँ पे पहुंच सकते हो, वैसे कॉपर ही इसका इस्तेमाल होता था, और कॉपर के से जो ब्रॉन्ज बनता था टिन मिला के, उसका भी इस्तेमाल होता था। द हरप्पन्स ब्रॉट गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। कर्नाटका का कौन सा? KGF, कोलार गोल्ड फील्ड्स, इतना पुराना है ये, ठीक है। ब्रॉट गोल्ड फ्रॉम द प्रेजेंट डे कर्नाटका। मोस्ट हड़प्पन सील्स वेयर मेड ऑफ, किस चीज़ से बना हुआ होता था? तो ये तालक पत्थर से बना होता था, जिसको हम लोग स्टीटाइट भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, इसको सोप स्टोन भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो स्टोन बहुत ही ज़्यादा मतलब ये सॉफ्ट होता है, इस पे कार्विंग कर दी जाती थी इस तरीके से। मान लो प्रोटोशिवा का सील बना लिया जाता था योगिक पोस्चर में बैठा के, 4 एनिमल यहाँ पे हो गए और यहाँ पे स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हो गया। उसके बाद इसमें फायर से इसको गर्म करके इसको हार्डन कर दिया जाता था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान? अफगानिस्तान में कौन सा साइट है भाई साहब? तो शर्टुघाई जो है ये आपको अफगानिस्तान में है। बालाकोट कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में, यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्राइक किया था। 2 साइट है बालाकोट में, एक तो है अमरी बालाकोट, और एक बालाकोट, ठीक है। तो बालाकोट समझ में आ गया होगा। नागेश्वर अपने यहाँ ही है। कालीबंगन जो है ये कहाँ पे है? कालीबंगन है राजस्थान में। नागेश्वर जो है ये गल्फ ऑफ कच्छ में है, ठीक है, गुजरात। इसी के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी सवाल थे हम लोगों ने देख लिए, ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।